बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट सी जो है वो टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिफरेंट बातें होंगी और आज के दिन के हवाले से भी हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जी गुर्बत मिटाने के आलमी दिन के हवाले से। इस दिन को मनाने का बेसिकली मकसद क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ना सिर्फ मकसद पर बात होगी बल्कि गुर्बत ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, इस मसले पर भी रोशनी डाली जाएगी। हमारा मुल्क जिसमें गुर्बत जो है वो एक बहुत बड़ा मसला कंसीडर किया जाता है, एक बहुत बड़ा सोशल इशू है हमारे माशरे का, जो कि माशरती तरक्की में रुकावट का सबब बन रहा है। इसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है और इसके लिए क्या एफ़र्ट्स करनी है, क्या इनिशिएटिव लेने हैं, आवाम में शऊर बेदार करने की कितनी ज़रूरत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर जो है वो बात करेंगे और डिस्कशन होगी कि गुर्बत मिटाने के लिए किस तरह से इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। स्टेट का इसमें क्या किरदार है, हमारा इंडिविजुअली इसमें क्या किरदार है, हम उस किरदार को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा कर सकते हैं, कलेक्टिव एफर्ट की क्यों ज़रूरत है, इसमें हम जो है वो किस तरह से किरदार अदा करेंगे। ये जो हम ये देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में मैं का कल्चर है, सिर्फ मैं, मेरा और मेरे लिए हो, दूसरों के बारे में हम कब सोचेंगे, अपने मुल्क के गरीब आवाम के लिए हम किस तरह से जो है आसानियाँ पैदा करेंगे, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो जी आला तालीम के साथ हुनरमंदी, इसकी क्या ज़रूरत है मौजूदा दौर में, जब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है डिग्री होल्डर्स बनाने के लिए, या फिर डिग्री को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है कि बस बच्चा तालीम हासिल करे, तालीम याफ्ता हो। उसके लिए कितना ज़रूरी है कि वो हुनरमंदी की जानिब भी आए। हुनरमंदी क्या है, स्किल किस तरह से बनाया जा सकता है अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को, इसके हवाले से भी ज़रूर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें इब्राहिम अहमद, बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपके आने का। इब्राहिम के साथ आज की जो दूसरी मेहमान हैं उनको भी वेलकम करते हैं। माहिर कानून है एडवोकेट नौशीन राजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नौशीन, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। नौशीन के साथ आज के जो तीसरे मेहमान हैं वासिल शाहिद, कैलीग्राफर हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिल, क्या हाल है, खैरियत से हैं? आप सबसे गुफ्तगू करेंगे हम जो है गुर्बत मिटाने के आलमी दिन के हवाले से। इब्राहिम से जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने आज के इस टॉपिक से रेलिवेंट एक जो है रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और गरीबों का मियार जिंदगी बुलंद करना है। तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश मसाइल में एक बड़ा मसला गुर्बत है, जिससे माशी, समाजी व दीगर मसाइल मुंसलिक हैं। गुर्बत के खात्मे का दिन मनाने का आगाज 1993 में हुआ। इस दिन दुनिया भर में गुर्बत, महरूमी और अदम मुसावात के खात्मे, गरीब आवाम की हालत जार और उनकी फलाह बहबूद के मंसूबों की अहमियत को उजागर करने का पैगाम फैलाया जाता है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 1/3 से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत ही है, जिसकी वजह महंगाई में रोज बरोज इजाफा, दौलत की गैर मसावी तकसीम, वसाइल में कमी, बेरोजगारी और बढ़ती हुई आबादी है। पाकिस्तान में 5.5 करोड़ अफराद खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। माशी माहिरीन का ये कहना है कि कम वसीला लोग भी दिल में आगे बढ़ने और खुशहाल जिंदगी की तमन्ना रखते हैं। उनके ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए हुकूमत उन्हें वसाइल और मसावी मौके फराहम करे। रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में भी हमें इसी बात पर जोर दिया गया है कि गुर्बत मिटाने के लिए हमने एफर्ट्स करने हैं, इनिशिएटिव लेने हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो लेना ज़रूरी है, इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इब्राहिम से जानते हैं। इब्राहिम, आज जो है वो गुर्बत मिटाने का आलमी दिन मनाया जा रहा है, आपकी नज़र में ये दिन मनाना क्यों ज़रूरी है? आई थिंक सिम्बॉलिकली है, टू बी ऑनेस्ट। हमने बहुत से देखा है, हर चीज़, हर किसी कॉज़ के लिए, फीलिंग के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए हमने एक सिम्बॉलिकली एक दिन जो है मुकर्रर किया हुआ है, चाहे वो
हर चीज़ के लिए है, हेल्थ से रिलेटेड है, गुर्बत से रिलेटेड है, तो ये भी सिंबॉलिकली है ताकि इस दिन में अवेयरनेस जनरेट की जा सके और लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके। लेकिन अगर आप मेरे से ये कहेंगे ये कितना इफेक्टिव है, इसका इम्पैक्ट क्या है या इसने क्या हेल्प किया है, तो आई थिंक उसका आंसर शायद हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि उतना नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। सो हमें ये देखने की ज़रूरत है। और जब भी हम बात करते हैं तो गुर्बत मिटाने का आलमी दिन है या कोई भी ऐसा दिन है, तो हम उस पर्टिकुलर डे पे तो बहुत शोशा करते हैं, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, कुछ चीज़ें हम फ्यूचर की प्रॉमिस कर लेते हैं, लेकिन उसके इम्पैक्ट या उसकी एग्जीक्यूशन उस तरह से नहीं होती है। सो अगर आप सिर्फ फिलोसॉफिकली मेरे से पूछे तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके पास एक प्रॉपर दिन है जिस पे आप सेंसिटाइज कर सकते हैं, और उस दिन से पहले और बाद में भी आप एक कैंपेन किसी भी हर बंदा या हर अदारा इंडिविजुअली जो अपने फोरम्स को यूज़ करते हैं, नेटवर्क को यूज़ करते हुए चला सकते हैं। सो फिलोसॉफिकली येस, बट उसका अगेन इम्पैक्ट या उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, डेट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। अब उसके रीजंस क्या है वो डेफिनेटली हम शो में आगे जाके भी बात करेंगे, उस पर भी देखेंगे। लेकिन एज अ कॉज, और उसमें सबसे अगर आपको देखा जाए, हमेशा में बताया जाता है कि इतनी % आबादी जो है गुर्बत की लाइन से नीचे है या ऊपर है, या इतने तकरीबन इतने लाख लोग जो है ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, सही है, लेकिन उनमें कितने लोग ऐड हुए, कितने लोग उसमें से माइनस हुए, जो ऐड हैं हुए या जो माइनस हुए, उसका पैटर्न क्या था, कि ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग उस जगह से ग्रेजुएट करके एक रिलेटिवली बेहतर इकोनॉमिक लाइफस्टाइल में आ गए, या जो बेहतर रिलेटिवली इकोनॉमिक लाइफस्टाइल में थे वो स्लिप करके नीचे चले गए। जिस तरह अगर 2020 की स्टडी होगी तो मे बी कोविड कुड बी द रीज़न, जिसमें बहुत से बिजनेसेस को भी कोलैप्स हुए, इनकम इफेक्ट हुई। लेकिन आपको जनरली ग्लोबल ऐसी स्टडीज़ कम मिलती हैं, और पाकिस्तान के लिए तो हार्डली ऐसी मिलती हैं। पाकिस्तान का जहाँ पे भी आता है तो यूजुअली आपको लो इनकम रीजन के हवाले से मिलते हैं, जिसमें पाकिस्तान एक मुल्क है। सो आई थिंक उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग टाइम और आने वाला टाइम सारा डाटा ड्रिवन है। डाटा आजकल के ज़माने में कहा जाता है गोल्ड माइन है, सोने की कान है। तो जब आप डाटा को देखते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो आपको पैटर्न्स पता लगते हैं, लोगों के बिहेवियर्स पता लगते हैं, आपको आइडिया होता है कि किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, और कैसे डिसीजंस, कैसी पॉलिसीज़ और कैसे इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि ज़रूरत है या कहाँ पे मसाइल जन्म ले रहे हैं, उन मसाइल का हल भी तलाश करना है, जिसके लिए आज के दिन को हम जो है वो ना सिर्फ मना रहे हैं बल्कि उन मसाइल को भी हाईलाइट कर रहे हैं जिन पर नज़र दौड़ाना ज़रूरी है, जिनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। नौशीन, आप क्या ऐड करेंगे? बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया है इब्राहिम ने कि गुर्बत मिटाने का आलमी दिन मनाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, गुर्बत को अगर हम देखें, गुर्बत एक ऐसा मसला है जिसको हम कहेंगे कि ग्लोबली ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, जिसको शायद हम लोग डिस्कस भी करते हैं, उसका डे मनाते हैं, वही चीज़ कि हम लोग डे भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उन इक़दामात के बारे में नहीं सोचते जो कि हमें उठाने चाहिए इस मसले को हल करने के लिए। गुर्बत वो चीज़ है जहाँ से सारी बुराइयाँ, सारा कुछ स्टार्ट हो रहा है, और हम अनलकीली उन कंट्रीज़ में से हैं जो कि गुर्बत के लेवल पे काफ़ी नीचे है। उसके लिए हमें एक तो नेशनल लेवल पे इंडिविजुअली ऑब्वियसली ये एफर्ट्स ऐसी नहीं हो सकती कि जिससे कि हम देखें कि गुर्बत को हम ख़त्म कर रहे हैं या फिर हम कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाके कुछ ऐसी एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी जिसकी वजह पे हम जाकर इस इशू को हम कम कर सकेंगे। गुर्बत को अगर हम वही बात कि हम लोग डिस्कस ज़रूर करते हैं, लेकिन इट्स वेरी गुड थिंग कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, मे बी कि इस फोरम से जाकर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आए जिसकी वजह से हम इस इशू को ओवरकम कर सकें। बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि गुर्बत के लेवल से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके लिए हम देखें तो सुपर पावर्स हैं हमारे पास, वही कुछ I'm sorry, I need to take water. आप बिल्कुल पानी पिए, हम तब तक वासिल से बात करते हैं। वासिल, आपकी नज़र में गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला, और पाकिस्तान को ये मसला यकीनन दरपेश है, और पाकिस्तानी कौम जो है वो कोशिश तो करती है इस मसले पर काबू पाने की, लेकिन कर नहीं पाती। क्या वजह आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत वसी मौजू है ये जो आपने बात की। कोशिश तो करती हैं लेकिन कर नहीं पाती, ये एक नुक्ता अहम है, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे इजाज़त दे तो गुर्बत है क्या, इस पे भी थोड़ी सी बात करें। ग्लोबली देखा जाए तो शायद यूँ कहा जाता है कि जो 1 घंटे के अंदर $10 नहीं कमाता तो वो गरीब आदमी है। लेकिन अगर किसी और बड़े कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुआशी हालात अच्छे हैं वहाँ बात करें तो ठीक है, लेकिन जब हम अपने यहाँ की बात करें जहाँ पे अभी भी खाने पीने की चीज़ें बनिस्बत बहुत सस्ती हैं, ज़िंदगी आसान है निस्बतन ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे अगर कोई इंसान $10 एक दिन में भी कमा ले तो वो बआसानी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है बनिस्बत 1 घंटे के। सही।
तो गुर्बत जो है, पहली बात तो ये कि ये रीजनली डिफाइन होती है, हर रीजन के अंदर अपना अमीर है, अपना गरीब है। सही। दूसरी बात ये कि अगर वैसे हम कंसिडर करें कि हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हैं, 5-10 हज़ार साल पीछे चले जाते हैं, 10,000 साल पीछे जाकर अगर देखें तो जिस इंसान के पास एक अच्छा सा गार था रहने के लिए, तो वो समझा जाता सबसे अमीर है। अच्छा। और आज अगर कहा जाए जिसके पास झोंपड़ी है या गार है रहने के लिए, तो वो सबसे गरीब है डेफिनेटली। सो गुर्बत जो है ये एक तो टाइम, ये कि किस आप वक्त में जी रहे हैं, दूसरा स्पेस कि किस ज़माने में जी रहे हैं, किस जगह पे जी रहे हैं, ये दोनों मिलके फिर डिफाइन करती कि पॉवर्टी क्या है। ये एक यूनिवर्सल टर्म नहीं है बल्कि ये एक रिलेटिव टर्म है। यहाँ पे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि हम अपने रीजन में आके जब देखते हैं, पाकिस्तान की ख़ुसूसी तौर पे बात करते हैं, तो यहाँ समझा जाता है कि जिस इंसान के पास अपनी छत नहीं है और खाने के लिए अपने आसानी नहीं है रिज़्क़ के, अपने बच्चों को, अपने को, खुद को, तो वो गरीब इंसान है, ये समझा जाता है। लेकिन इसके समझने के बाद सोल्यूशन की तरफ जब हम बात आते हैं तो यहाँ हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसकी तरफ आपने पहले बात की है। हम ये करते हैं कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करती है। हम ये करते हैं जिसके पास पैसे हैं या अज़ाफ़ी पैसे हैं, ज़कात, सदक़ात, खैरात के नाम से लोगों को खाना खिला दीजिए। सही। खाना खिलाते हैं, सदक़ात देते हैं, खैरात देते हैं। समाज का रवैया ये है कि वो खैरात करता है, लोगों को खाना खिलाता है और रात को बड़ा पुरस्कून होकर सेटिस्फाइड होकर सो जाता है कि आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने आज इतना कर दिया। ठीक। अब उसकी जो सेटिस्फिकेशन है वो सोल्यूशन नहीं है। क्यों? जिसने एक वक्त का खाना खा लिया उससे अगले दिन भी खाना है। इसने तो आज खिला दिया, कल से वो कहाँ से खाएगा, परसों कहाँ से खाएगा। अब इसने तो अपने तौर पे कहा जी मैंने 20 बंदों को खाना खिला दिया। रमजान में हम देखते हैं बहुत लोगों को खाने खिलाए जाते हैं। अभी अभी शरीफ आने वाला है, बहुत खाने खिलाए जाएंगे। सिचुएशन में हमने देखा। अब यहाँ मामला ये है कि लोगों को खाना खिलाने की बजाय लोगों को खाना कमाने के तरीके बताए जाए, वो सिखाए जाए, ये सोल्यूशन है, वो सेटिस्फिकेशन है। आप मुतमिन होना चाहते हैं या मसले का हल चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वासिल ये मसला सामने आता है कि आया अगर हम उन लोगों को मौके दे रहे हैं या फिर उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करें तो वो उसको इंटरेस्टेडली देख रहे हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट भी यही है कि ठीक है आज का गुजारा हो गया, कल की कल देखी जाए। ये एक समाजी नफ्सियात का रवैया कि ये भी अगेन एक बहुत बड़ा मौजू है, अभी उस पर भी हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर आप इजाजत दें मैं पहली बात मुकम्मल करूँ कि ये जो अगर हम किसी इंसान को फॉर एग्जांपल हम 20 बंदों को खाना खिलाते हैं, हम 10,000 रुपये लगा देते हैं, अगर हम उसको एक साइकिल दे दें और साथ एक फ्रूट की एक टोकरी दे दें कि आप चलिए जी बेचो, तो वो शायद एक दिन या 2 दिन अच्छा खाना खाने के बजाय पूरा महीना महीने से आगे बढ़ते बढ़ते खाना कमाने का तरीका जान ले। किसी को हम और कोई हुनर सिखा सकते हैं, काम सिखा सकते हैं, कुछ लेकर दे सकते हैं, खाना रोजगार उसके लिए पैदा हो। ये हमारा जो कौमी रवैया है, समाजी रवैया है माशरे का, वो इस तरफ नहीं है। हम सोल्यूशन की तरफ नहीं बल्कि अपनी सेटिस्फिकेशन की तरफ जाते हैं कि मैंने दे दिया ज़कात, खैरात, सदक़ात दे दिया, मैं मुतमिन हो गया। अगले इंसान की ज़िंदगी आसान हुई या नहीं हुई ये मेरा मसला नहीं है। ये तो हमारा बुनियादी मसला है। अब इसका हल जो आपने बात की, क्या वो इंसान चाहता ही नहीं चाहता, इस पर फिर हमें अपने कौमी रवैये को देखना होगा। हमारा कौमी रवैया क्या है कि हमने गुर्बत को जो ना ख़ुसूसी तौर पर एक बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी का पहलू दे दिया है कि आज इसके पास खाने को नहीं था, इसने इस वजह से सुसाइड कर ली है, इसने ये मसला हल कर लिया है, ये प्रॉब्लम इसकी ज़िंदगी में आ गए। जबकि जो रिच है, जो मेहनत करता है और मेहनत के बाद अगर किसी बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है, तो हमने जो समाजी पहलू से उसे देखना, हमने कहना इसने ज़रूर क्राइम किया है। अमारत को हमेशा हमने जुर्म के पहलू में देखा है और गुर्बत को हमदर्दी के पहलू में देखा है। एक जो नॉर्मल रवैया होता है कि अगर कोई गरीब है उसको हमदर्दी देने की बजाय उसकी मदद की जाए कि भाई कमाओ, आगे आओ, उसकी हौसला अफजाई की जाए, आगे बढ़ो। और जिसने मेहनत करके एक मुकाम हासिल कर लिया, जिसकी तरफ इब्राहिम साहब इशारा दे रहे थे कि जो आगे बढ़े हैं, जिन्होंने आगे जाके किस्सा मेहनत की है, उनको हमेशा जुर्म की नज़र से ना देखे कि इन्होंने हमेशा जुर्म के जरिए पैसे कमाए हैं, करप्शन ही की होगी तभी आज इस मकाम उनको रोल मॉडल हीरो के तौर पे पेश किया जाए कि देखिए अगर ये इंसान खाली हाथ उठ के चल के यहाँ तक पहुँचा है तो तुम क्यों नहीं पहुँच सकते। तुम्हारे पास हाथ हैं, टांगे हैं, आंखें हैं, जुबान है, कान है, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है। जब सब कुछ मौजूद है और सेहतमंद भी हो तो क्यों नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हैं और तरक्की भी कर सकते हैं। लेकिन इब्राहिम, हम यही सोशल माइंडसेट अगर आपसे डिस्कस करें
तो हम ये देखते हैं कि खुद को गरीब कंसीडर करना और ख़ुद को ये कहना कि हम गरीब हैं, शायद हमें तो कोई मौका मिल ही नहीं सकता, और अगर हमने कोई अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली तो शायद हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे। ये सोच भी हमारे माशरे को तबाह कर रही है। बिल्कुल कह रही है, और इसमें सिर्फ एक स्टेप पीछे लूँगा इससे पहले कि मैं इसका आंसर दूँ। जो आपने सवाल पूछा था, जो आपने कहा था कि जिसकी मदद की जा रही है वो उसको कितना सीरियसली लेता है, तो जिसमें की तरफ उन्होंने भी इशारा किया कि हमारे यहाँ बहुत से लोग चैरिटी करते हैं, सदका ज़कात खैरात देते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज उनकी तरफ से भी है। मैं शायद आपको थोड़ा सा रूड साउंड कर रहा हूँ, लेकिन ये हमने देखा है जब भी ज़ल्ज़ला आया, सैलाब आया, कोई आफत आई, कुछ भी आया, इवन एक कोविड के टाइम को उठा के देख लें, लोगों ने पानी की तरह डिस्ट्रीब्यूशन की राशन रिलीफ पैकेजेस दिए। इसी तरह बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा खाने का इंतज़ाम होता है। आई एग्री, जिस तरह उन्होंने कहा है सर ने कि एक दफ़ा तो आपने खिला दिया तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आई एग्री, उस पर भी हम बाद में बात करते हैं। लेकिन कभी आप उन लोगों की तरफ जाएं, इसकी एग्जांपल आप अगर नहीं यकीन तो आप कभी रमज़ान में पब्लिक जो अफ्तारियाँ होती हैं उस पर देखिएगा, लोगों ने इतने बड़े बड़े शॉपर पैक किए होते हैं और हर जगह से वो पैसे खाना इकट्ठा कर रहे होते हैं, और वो दूसरे तीसरे दिन अगर आप कभी उस स्लम्स में जाएं, हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं क्योंकि हमने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं। वो आपने तो बांटा अच्छी नीयत से, लोगों ने इकट्ठा कर लिया ज़ख़ीरे के तौर पे, और वो वहाँ पे उनकी झोंपड़ियों के भी बाहर आपको गन में मिलेगा, लोगों ने वहाँ पे भी फेंका होगा। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा एक नफ्सियाती मसला शायद उनके एंड पे भी है कि वो जो इकट्ठा कर लेना, लेकिन वही बात है कि ये सब में ही है। जिसको जिस लेवल पे मौका मिलता है उसका दिल करता है कि यार मैं इकट्ठा कर लूँ, शायद मुझे बाद में ज़रूरत पड़ जाएगी, और वो ज़ाया हो जाता है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर है। दूसरी बात यह है, जिससे इन्होंने बहुत अच्छी सर ने बात की कि आप अगर उसको 10,000 खैरात करने की बजाय या एक महीने का 10,000 का राशन देने की बजाय उसको एक साइकिल और एक रेडी ले दें तो वो उस पर काम कर ले। इस पर बहुत सा काम हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन अगेन मेरा उस पर सवाल यही होता है कि वो किस लेवल पे किस तरह से हो रहा है और उसके इम्पेक्ट क्या है। पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट अदारा है पावर्टी एलिवेशन फ़ंड, पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फ़ंड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलता है। इसी तरह से बहुत से डोनर एजेंसीज इस चीज़ पे काम करती है। मैंने खुद चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे काम किया हुआ है, अभी भी करता हूँ स्टार्टअप्स के साथ टेक बेस, लेकिन हम माइक्रो इंटरप्राइजेस के साथ भी काम करते हैं जिन्होंने 20,000, 25,000, 15,000 से कारोबार शुरू किया। इस्लामाबाद में ऐसे बहुत से अदारे हैं जो पूरे पाकिस्तान में इंटीरियर सिंध जैसे इलाकों में, सदर्न पंजाब, हर जगह पे, या बलूचिस्तान में भी लोगों को 15-20 हज़ार से कारोबार शुरू करवा रहे हैं। और क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, इन डिटेल आपसे जानेंगे, क्योंकि वो लोग जो ये समझते हैं कि शायद उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और वो गरीब हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, वो कहीं पर एक्सेल नहीं कर सकते, उनके लिए क्या गाइडलाइन है, इब्राहिम से ही गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू। जी वेलकम बैक। सबसे सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम जो है वो गुफ्तगू करें गुर्बत मिटाने के आलमी दिन के हवाले से, और इसमें हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हमने इस मसले की तरफ तवज्जो देनी है और इसमें किरदार अदा करना है। ब्रेक पे जाने से कबल इब्राहिम से बात हो रही थी, और इब्राहिम आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते कि 15 या 20 हज़ार से भी एक स्टार्टअप लिया जा सकता है, उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके हवाले से बताइए। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले एक मिथ बस्ट करना चाहूँगा। बहुत से लोगों को लगता है कारोबार शुरू करने से पहले पैसा चाहिए। अगर आप बगैर पैसे के पैसा नहीं बना सकते तो आप पैसे के साथ भी नहीं बना सकते। ये इसको आप जितनी जल्दी समझ लेंगे आपके कारोबारी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि मुझे अपने दिमाग पे, सोच पे, आइडिया पे काम करने की ज़रूरत है कि मैं कैसे बगैर पैसे के पैसे बना सकता हूँ। जिस तरह इन्होंने बात की बहुत अच्छी की थी कि आप 10,000 के एक रेडी जो लेते हैं उसमें 5,000 का फल लगाए, 15,000 आपके पास है, ठीक है, और आप 15,000 में शुरू कर देते हैं। फिर उस रेडी को आप एक छोटे से कॉर्नर पे लेके जाते हैं, उस कॉर्नर को शॉप पे लेके जाते हैं, वो उसकी सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, वो बिजनेस है कि आप अगर आपको रोज़ का 1,000 रुपया बच रहा है तो उस 1,000 में से आपने घर कितना लेके जाना है और दोबारा कारोबार पे कितना लगाना है। सबसे बड़ा मसला जो कारोबारी लोगों का किसी भी लेवल पे होता है, इस लेवल पे भी, बड़े लेवल पे, वो ये होता है कि उनको लगता है कि कारोबार का पैसा उनका पैसा है, उनका नहीं है। सो अगर मैंने 5,000 की चीज़ें ली हैं और मेरी वो 6,000 में बिक गई हैं
तो वो 6,000 मेरा नहीं है, मुझे दोबारा वो चीज़ें लानी है और अब 5,000 के बजाय शायद 5,500 की लानी है और इस तरह बढ़ाना है। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसको आपने देखना है। पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा अदारा काम कर रहा है, लाहौर बेस अखुवत का, जो कि कर्ज़े हसना देता है, ठीक है। उनका पहली इंस्टॉलमेंट ही 23,000 की है, 24,000 की। आप वो वापस करते हैं तो उसके बाद जो है आपको अगले कर्ज़ा मिल सकता है। छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। डॉक्टर अमजद साकिब साहब के साथ मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, बता रहे थे कि हम लाहौर में हमने दाता दरबार पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना था, लोगों में कर्ज़े बांटने थे। तो वहाँ पे एक शख्स आया और कहता है मुझे 700 रुपया कर्ज़ा चाहिए, 700। तो मैंने कहा 700 किस लिए? तो वो कहता है कि जी मैं बहुत छोटा था तो मैं अगवा हो गया था और अब मैं उनकी कैसे भागा हूँ इतने सालों बाद, तो मुझे मेरे घर वालों का, वालिदैन का नहीं पता। मैं पिछले 3 दिनों से इधर फुटपाथ पे सो रहा हूँ। मैंने देखा यहाँ पे रोज़ सुबह एक बुजुर्ग आता जो गुब्बारे लगाता, तो मैंने 700 से गुब्बारे और बच्चों के खिलौने लेने और वो लगाने। उसने कहा लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं कब वापस करूँगा। तो उनकी एक पॉलिसी ये है कि अगर कोई गारंटर ना हो तो वो डॉक्टर साहब अपनी गारंटी पे दे देते हैं। उन्होंने 700 दे दिया। उनका मैनेजर बताता है कि वो शख्स जो है वो 2 दिन बाद वापस आया और उसने हमें 200 रुपये इंस्टॉलमेंट वापस की। फिर 3-4 दिन बाद आया, उसने 300 रुपया दिया। फिर आया और उसने अगला 200 भी दे दिया। तो कहते हैं उसने 15 दिन में हमें 700 वापस कर दिया और अब वो अपने वो 12 और छोटे जो है वो सेटअप चला रहा है खिलौनों का। नबीला बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की ब्यूटी इंडस्ट्री में, शोबिस में भी। नबीला ने कहाँ से कारोबार शुरू किया था? शी वॉज इन हर इंटर फर्स्ट ईयर्स में थी। उसने अपने घर के ड्राइंग रूम की कुर्सी पे स्टार्ट किया था। हम जिस चीज़ों को फैसिनेट कर रहे होते हैं कि मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतना बड़ा ऑफिस होगा, नीचे हज़ारों लोग काम करेंगे, ये एंड रिजल्ट है, यहाँ से आप स्टार्ट नहीं करते। नबीला को भी पूरे पाकिस्तान में फैलने में इतना टाइम लगा, स्टार्ट ड्राइंग रूम से किया था। आप एक कमरे का स्कूल खोल सकते हैं, आप एक कमरे में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। आप अपने घर में अगर शाम को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है, तो आपको ना रेंट देना है ना आपको बिल देना है, तो आप बगैर पैसों के कारोबार शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल ये कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये जो माइंडसेट्स हैं, ये जो हमारी सोच है कि लोग क्या कहेंगे कि हम एक कमरे में काम कर रहे हैं, हम ये एक छोटा सा कारोबार कर रहे हैं, हम जिस तरह से अभी इब्राहिम ने इतने ऑप्शंस बताए, अगर आज का नौजवान इनमें से कोई एक भी काम शुरू करता है तो सबसे पहला खौफ, सबसे पहला डर जो है उसे घर से शुरू होता है कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हें तो हम यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, तुम ये काम कर रहे हो। ये जो हमारी सोच में इतना कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे नौशीन? जी हुमा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा इनसे अभी डिस्कशन में हमें एग्जांपल्स पता चली, सारा कुछ पता चला, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या है कि जब तक आपकी पर्सनल एफ़र्ट नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हो। और उस पर्सनल एफ़र्ट के लिए अब हम गरीब को देखें, अगर जहाँ पे हम गरीब और गुर्बत डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इतने हैबिचुअल हो चुके हैं। मोस्टली 90% ऑफ गरीब जो हम लोग नॉर्मली लाइफ में देख रहे हैं वो लोग हैबिचुअल हैं। लाइक अगर आप वही बात भाई कह रहे थे कि अगर 10,000 हम इन्वेस्ट ऐसे करते हैं कि वो पर्सनल एफर्ट डालें, लेकिन पर्सनल एफर्ट वो लोग नहीं आते जब तक कि, मुझे लगता है जब तक कि हम सबसे पहले उनको शऊर और तालीम और मोटिवेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब तक ये चीज़ें उन तक नहीं हम पहुंचा सकेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम अपना मुल्क में इस इशू को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो वही चीज़ जहाँ पे एफर्ट है वहाँ पे ऑब्वियसली एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल सेट करते जाएंगे। और जो मोस्ट लैकिंग थिंग है हमारे पास तालीम है। तालीम इवन के बहुत ज़्यादा, जैसे कि इदारों के लोग नाम ले रहे हैं कि उन पे काम हो रहा है, ये है, उन बच्चों को तालीम की तरफ लाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए बड़ा पीछे एफर्ट करनी पड़ती है कि जी हम लोग, ये लोग पहले तालीम की तरफ आएंगे, फिर वो कमाने की तरफ जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इतना अपनी हिम्मत रखेंगे कि हमने इस कमाना है, इसको हमने फिर मज़ीद एफर्ट डाल डाल के उसमें तरक्की डालनी है हमने। तो जब तक ये चीज़ें पूरे नेशनल लेवल पे हम सब लोग मिलकर नहीं चलेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि गुर्बत इतनी आसानी से खत्म हो सकती है। लेकिन अगर कोई जाना चाहे तो उसको जाने भी तो नहीं दिया जाता। अगर एक बच्चा ये कहता है कि मैं अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज एक्सपेंसेस खुद बेयर कर लेता हूँ, साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करता हूँ, तो वही वालिदैन की जानिब से उस पर ये कतन लगा दी जाती है कि नहीं, तुम अभी पढ़ो, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, उसके बाद तुम कोई वाइट कॉलर जॉब लोगे तो ही हमारी इवैल्यूएशन होगी, तभी जाके हम सबसे बड़ा हमारा अलमिया है। जब हम एक टारगेट सेट करके दे देते हैं ना, नहीं हमारा जो है लेवल इससे नीचे नहीं आ सकता, आप एक कमरे वाला काम नहीं कर सकते, आपने उस सीट पे एकदम से पहुंचना है, वो एक सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। जहाँ पे हम कितने प्रोफेशनल्स को देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में वो आगे पीछे दर बदर फिर रहे होते हैं, सिर्फ एक स्टैंडर्ड की जॉब के लिए, एक अपने स्टेटस के लिए वो लोग ख़राब हो रहे होते हैं।
उसी चीज़ को भी वही बात कि हमने सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलना है। माइंडसेट बदलना है। अब सबसे बड़ी हमारे पास एग्जांपल है चाइना की। आप अपने नेबरिंग मुल्क में देखो, वो ये चीज़ें नहीं देख रहे कि हमारे पास एकदम से सीट आ जाए। उनके पास वो अपनी सारी पावर यूज़ कर रहे हैं कि आप छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक उनकी अपनी आवाम लगी हुई है उस काम पे। इसकी वजह ये हमें नज़र आ रहा है, उसका रिजल्ट यही है कि वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। इवन कि वो आप पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में वो चीज़ें हम जहाँ पे देखते हैं मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, तो मे बी यही चीज़ उसके पीछे है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एफर्ट हमने भी अपने बच्चों के अंदर जो इनकलकेट करनी है, या कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, इसके पीछे कौन किरदार अदा करेगा, या टीचर्स ने किरदार अदा करना है या वालिदैन ने करना है। वासिल, इस बात पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन ये जो सोच है इसको चेंज करना वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम अपने माइंडसेट को बदलें कि नहीं हम डिग्री लेंगे तो ही हम एक अच्छी जॉब, एक अच्छी डेजिग्नेशन, एक अच्छी सीट पे बैठेंगे तो ही हम एक सर्वाइवल इंसान हैं, अदरवाइज़ हमारा तो सर्वाइवल भी मुश्किल है और हम इस माशरे का अहम रुकन भी नहीं है। देखिए, ये तो मसला पहली बात है कि मैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर समझता हूँ कि है, इस पे हम अगले हिस्से में तफसील से बात भी करेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है जॉब की तरफ कि हमें सैलरी पर्सन बनना है, हमें फिक्स अमाउंट चाहिए आफ्टर अ मंथ। हमें कर्ज नहीं है कि हम अपना कोई इनिशिएटिव ले सके, अपना कोई कारोबार कर सके, अपना कोई लेके चल सके आगे से। अब उसमें मसला ये है कि देखिए, अगर आप को कोई भी इंसान 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए महीने का दे रहा है और आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आप उसको 1 लाख से ज़्यादा अर्न करके देंगे तो वो आपको 1 लाख रुपए देगा। बिल्कुल ऐसे ही ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर आप उसे महीने में तो 50,000 रुपये कमा कर दें, लेकिन वो आपको 1 लाख रुपए इन रिटर्न में दे, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर आप ये समझिए, देखिए कि अगर आप किसी के लिए महीने में 2 लाख रुपए कमा के उसे दे सकते हैं और फिर आपको 50-60 साल देता है, तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? सही, क्यों नहीं कर सकते? वही बात, लोग ऐसे कहेंगे, लोग ऐसे कहें। अरे लोगों को ही अगर देखकर खुद से सोचना है तो तालीम ने तुम्हें खुद से क्या सोच दी है? क्या तुम्हें सोचने का तरीका नहीं बताया? क्या सोचने का हुनर नहीं बताया कि कैसे सोचा जाए, कैसे किया जाए काम? आपने लोगों की ओपिनियन को ही अगर अपने पर मुसल्लत करना था तो फिर तालीम हासिल करने का मकसद ही क्या था? बिल्कुल फायदे को नहीं तालीम का, तो फिर आप पहले दिन से काम शुरू कर लीजिए तो आप बहुत आगे चले जाए। हमारे इस शहर में रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस तरह की बहुत मिसालें हैं कि जहाँ पे तालीम ने भी बहुत कुछ दिया, तालीम के बगैर भी लोगों ने बहुत तरक्की की है। ये बहुत एक यहाँ पे चावलों का मारूफ ब्रांड है, 1 करोड़ से शुरू हुआ था, आज उसके पास देखिएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, बिल्कुल ऐसे ही। चावलों की वो 1 करोड़ थी और आज उसके पास मास्टर डिग्री होल्डर्स और पता नहीं क्या क्या जो ना उनके पास आके काम करते हैं और वहाँ पे उनके पास पूरे के पूरे प्लाजे खड़े हुए हैं। क्या बिजनेस है, अपना इनिशिएटिव है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि रिज़्क के 100 में से 90 हिस्से तजारत में हैं, बिल्कुल 10 हिस्से जो ना वो जॉब कह लीजिए, कहीं और कह लीजिए, उसमें हम ऐसी तरबियत लोगों की कर रहे हैं और हमारा निज़ाम तालीम ऐसी तरबियत कर रहा है कि 10% जो है रिज़्क, उसके पीछे 90% लोगों को भगा दो और जो बकिया 10% जो लोग बचे हैं उनको वो बामुश्किल 90% की तरफ आते हैं, लेकिन वो बहुत कामयाब होते हैं। देखिए, अपना काम है, आप अपने काम में बादशाह हैं, आप उसके मालिक हैं, आप सबसे बड़ी बात ये आप ऑनर है। अगर आप अपने काम में नहीं है, ना तो आपकी जिंदगी अपनी है, ना आपका वक्त अपना है, ना आपकी स्किल अपनी है, आप अपने आप को बेच रहे हैं ना वहाँ पे, अपनी जात को, अपने वक्त को, अपनी सलाहियतों को बेच रहे हैं। इन रिटर्न आपको अपनी मर्जी की नहीं, उसकी मर्जी के मुताबिक, और जब उसने पे करना तभी उसने आपको पे करना है। आप अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आप देख लीजिए, लोगों को जो आपने शुरू में बात की कि कैसे कर दी जाए, लोगों को कर दी जाए कि यहाँ पे अपने कारोबार की तरफ से, अपने इनिशिएटिव की तरफ छोटा ऑफिस बना रहे, जिस तरह बड़ी अच्छी बात है इब्राहिम साहब ने कही, इसको रोल मॉडल बनाकर पेश करने की ज़रूरत है। बड़ी छोटी छोटी स्टोरीज हो सकती हैं गली मोहल्लों के अंदर, शहरों के अंदर, और इसको प्राइमरी में सिलेबस के अंदर हिस्सा बनाना चाहिए। हमें चाहिए जाए कि हम वो मोटिवेशनल स्पीकर बन के और दुनिया के बड़ी बड़ी मिसालें दें कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसे ऐसे, हमें जिंदा मिसालें जो हमारे मुआशरे की वो दें कि ये देखिए इस मुआशरे में रहते हुए, वहाँ के नहीं, इन हालात के अंदर रहते हुए, इन रवायात के अंदर रहते हुए, इन्हीं लोगों के साथ मिलकर ये तरक्की इस तरह से की है। सो आपकी इंस्पिरेशन स्टोरी ये है, आप भी बढ़िए, आप इसको फॉलो करें। लेकिन क्या हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं इब्राहिम? सवाल ये है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम जो है ख़ास माइंडसेट को फॉलो करें, और शायद यही वो रीज़न है कि हमारे मुल्क में अगर हालात देखे जाएँ तो गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारे यहाँ हमेशा से डर जो है वो हावी रहा है हर चीज़ पे। आप देखें, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो माँ डरा रही होती है, चाहे बाप से डराए, अंधेरे से डराए या किसी भी चीज़ से,
तो जो खौफ है हमारे यहाँ माशरे में वो एज अ कौम बहुत ज़्यादा एज अ नेशन, इसी वजह से जो वासिल साहब ने भी बात की, लोग कारोबार शुरू करना चाहिए उनको करें, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? वो खौफ है, वो किसी भी तरह का, ज़रूरी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। आपको पता है इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी जो स्टैट्स हैं वो ये कहते हैं किसी भी कारोबार की कामयाबी और नाकामी में 90% जो हाथ है वो इंसान का खुद है जिसने वो कारोबार शुरू किया है। सही। मेरा काम है, मैंने शुरू कर दिया, लेकिन मुझे इनको मिलने जाना है, उनसे मीटिंग करनी है, उनका काम डिलीवर करना है, लेकिन मैं ही नहीं सो के उठ रहा, या मैंने काम ही नहीं किया, या जैसे करना था वैसे नहीं किया। ठीक है, तो वो अब मैं कहूँ जी देखे मैं 10 मिनट ही तो लेट हो गया, उन्होंने मीटिंग ही नहीं की, या मैंने उनको कहा मैं 2 दिन बाद ऑर्डर दूंगा, उन्होंने नहीं दिया, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, इधर इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छी कंपनी है जो जर्मन व्हीकल्स के लिए वो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, इधर I-10 में। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में 11 सितंबर का जब वाक़या हुआ था तो 12 सितंबर को जहाज़ पे उनकी शिपमेंट लैंड हुई थी। ठीक है, मतलब वो इतने पंक्चुअल थे और वो अभी तक काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि वो क्वालिटी कौन मेंटेन करेगा? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला मैं खुद हूँ, मैंने खुद नहीं सोचना। मैंने अब फॉर एग्जांपल कारोबार शुरू करना चाहिए, अच्छी बात है करें, लेकिन क्या हर बंदे के ख़मीर में ये शामिल है कि नहीं, ये मसला है। जिस तरह मैं चाहता हूँ मैं भी कैलीग्राफर बनूँ, लेकिन ये मुझे सिखाना शुरू करते हैं और मैं 2 दिन बाद भाग जाता हूँ और फिर मैं कहूँ जी कैलीग्राफी का तो फ्यूचर नहीं था, मैंने इसलिए छोड़ दिया। ये किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने मेहनत नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो मेरा अपना स्किल सेट है। तो आपने देखना क्या वो ख़मीर में शामिल है, आप मेहनत कर सकते हैं कि नहीं। फिर आपको एक बड़ा कॉमन नैरेटिव मिलता है, मैं ना किसी के लिए नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपना बॉस बनूँगा। और तो फाइन, ठीक है, लेकिन जब आप अपना कारोबार शुरू करते हैं तो आप इस बात को पल्ले बांध लें कि आपके एम्प्लॉयज़ आपके बॉस बनेंगे, आपका वेंडर आपका बॉस बनेगा, आपका क्लाइंट आपका बॉस बनेगा, क्योंकि सारे सर पे चढ़ के आप एहसान कर रहे होंगे कि हम तुमसे काम करा रहे हैं। तो अब आप वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो डिप्लोमेटिक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये सारे वो स्किल्स हैं जो मुझे सीखने। इस पर हम ऑब्वियसली सेकंड टॉपिक पे भी बात करेंगे। सवाल ये है कि पहले तो आप उस एनालिसिस को देखें, फिर ये जो खौफ की फ़ज़ा है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। बानो आपा से सवाल किया नईम बुखारी साहब ने एक दफ़ा अशफाक अहमद के बारे में, उन्होंने कहा, दोनों इकट्ठे इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा बानो आपा आपके पास पैसे भी नहीं थे, इन्होंने एक इतनी अच्छी फजूल सी एक फ़िल्म बनाई, उसमें कुछ था भी नहीं और फ्लॉप हो गई, बुरी तरह पिट गया, आपने इनको रोका नहीं। तो वो कहती हैं कि नहीं, किसी को किसी काम से रोकना हो तो उसे वो काम करने देना चाहिए। वाह क्या बात। ठीक है, सो बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि वो कारोबार ना करे, नौकरी पे जाए, तो उसको 1 साल करने देना, वो फारग हो जाएगा, लेकिन ये मौका नहीं दिया जाता। शायद उसके पीछे भी वालिदैन की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ऐसे सोशल प्रेशर्स हैं जो कि रुकावट का सबब बनते हैं, जो कि वालिदैन के डर का सबब बनते हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब ये डर, ये खौफ, ये हर्डल्स कैसे दूर हो सकती हैं, इसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, और गुर्बत मिटाने के लिए हम कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। जहाँ हम शऊर की बात करें वहीं किरदार अदा करना है, हमने कुछ इनिशिएटिव्स लेने हैं। वो कौन कौन से होंगे, इस पर सॉल्यूशंस और सजेशंस जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुर्बत मिटाने का आलमी दिन और अवामी शऊर उजागर करने की ज़रूरत, इस ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस भी डिस्कस करेंगे। जहां हम जो है वो गुर्बत मिटाने के लिए एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ मजबूरियों का डिस्कशन भी कर रहे थे हम, कि कुछ ऐसे सोशल प्रेशर्स जो कि वालिदैन फेस कर रहे होते हैं, शायद यही वो वजूहात है नौशीन कि वो अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देते कि वो कुछ नया एक्सपीरियंस करें। शायद वालिदैन भी चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनका फ्यूचर सिक्योर हो, उनके बच्चे ख्वार ना हो या किसी मुश्किल में ना फंसें, इसलिए वो कहते हैं डिग्री होल्डर बन जाओ, जॉब करो और अपनी ज़िंदगी सेट करो। कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ क्रिएटिव करने का उनको चांस नहीं दिया जाता।
सही कह रही हैं बिल्कुल। हम वालिदैन की भी यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उस सोच से बाहर निकलकर अब अपने बच्चों को थोड़ी स्पेस देनी है। और मुझे लगता है कि अब अगर आप तालीम याफ्ता जो कि वालिदैन थोड़े एजुकेटेड हैं, तो आप उनमें ये चीज़ देखेंगे कि वो इतना प्रेशराइज़ नहीं कर रहे होते बच्चों को। वो पहले बच्चों की साइकी को देखकर उनको स्पेस दे रहे होते हैं कि ठीक है, आपने जिस फील्ड में जाना है आप उसमें जाएंगे। और छोटे छोटे काम जो चीज़ें वो लर्न कर रहे हैं घर में, तो वो उनको इनकरेज कर रहे होते हैं। लेकिन बात वही है कि हमने वो चीज़ ज़्यादा कैसे फैलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे उन लोगों को ये चीज़ समझाएंगे कि आपने इन टारगेट्स को, इन स्टैंडर्ड्स से नीचे हट के भी हमने सोचना है। वो चीज़ें सोचेंगे जो हमारी कौम के लिए, हमारी नेशन के लिए अच्छी होंगी। तो वही बात है कि इसके लिए सबसे पहले शऊर, तालीम, जैसे हम यहाँ पे एक फोरम पे बैठे हुए हैं, हमें ये टाइम मिला हुआ है, तो ऑब्वियसली जितनी चीज़ें हम कन्वे कर सकते हैं हम वो कन्वे करेंगे। तो वही चीज़ है कि आलमी दिन मना तो रहे होते हैं, बेशक इसका इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे ना छोटे फोरम पे भी हम लोग को चीज़ें लगे होते हैं, डिस्कशन से भी फ़ायदा हो रहा होता है। बिल्कुल। तो वही चीज़ कि आपने बच्चों को प्रेशराइज करना एक बेवकूफ़ी है। मेरा तो ये ख्याल है कि हम बच्चा जो करना चाह रहा होता है ना वो वहाँ का होता है, ना वो गोल अचीव करके दे रहा होता है कि लाइक जिस जो आपके माइंड में होता है। अब लाइक जैसे मैं अगर खुद इस यूनिफॉर्म में हूँ तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही हों, इससे कम नहीं हो सकते। तो बस यहीं पे आके हमें अपने अपने पॉइंट्स पे, अपने अपने एंड्स पे ये काम करना है कि अपने बच्चों को उस जगह पे आप भेजें, और यही चीज़ ज़्यादा बेहतर है उन बच्चों के लिए भी, ताकि वो अपनी सलाहियतों को, जो चीज़ उनके अंदर है, लाइक हर बंदे की नेचर एक जैसी नहीं होती, हर बंदा एक प्रोफेशन या एक फील्ड के लिए नहीं बना होता, वो जो उसका माइंड सेट है वो उसी में वो चीज़ बंदा तरक्की कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसका प्रोफेशन, उसका पैशन नहीं है तो वो कभी भी एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकता। वासिल, इस जाने भी हम आएंगे क्योंकि ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक होगा, लेकिन जहाँ गुर्बत की बात हो रही है, गुर्बत ख़त्म करने की बात हो रही है, वहाँ कुछ स्टेप्स हमने भी फॉलो करने हैं। अगर आज हम सोशल प्रेशर्स में घिरे हुए हैं, हम देखते हैं कि हमें सोसाइटी प्रेशराइज कर रही है, बर्डनाइज है हम, और हमने अपना लोहा मनवाना है किसी हद तक कि हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, तो फिर गरीब कौन है, गुर्बत में कौन है, और कौन ऐसी ज़िंदगी गुजारा है कि जिसके ऊपर हमने थोड़ी तवज्जो दे के उसको भी अपने साथ लेकर आना है। पहली बात ये, गरीब कौन है, इससे पहले हमें सोचा जाए कि सोशल प्रेशर और सोसाइटी कौन है। वह कहाँ है सोसाइटी, किस चीज़ का नाम सोसाइटी, और किस चीज़ को हमने कह दिया कि ये जो चीज़ है ये सोशल प्रेशर है। सही, नथिंग, कुछ भी नहीं है सोशल प्रेशर। मेरा प्रेशर है, आपका प्रेशर, इनका प्रेशर है, गरीब वालों का प्रेशर, मोहल्ले वालों का प्रेशर, लोगों का प्रेशर है, जिंदा लोगों का। ये हम पीपल ही हैं, हम लोग ही हैं जो हम सोसाइटी हैं और जो हम सोशल प्रेशर बिल्ड करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि देखो इसने कुछ नहीं किया। अरे रुकावटें किसने पैदा की? बिल्कुल हम लोगों ने। नथिंग इज सोशल प्रेशर, वी द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। हम जब रुकावटें पैदा कर देते हैं बाद में मुख्तलिफ चीज़ों को बस अपने कंधों से उतार दिया, जिन्हें सोसाइटी का ट्रेंड ये नहीं था, सोसाइटी ने इस तरफ जाना था, सोसाइटी इस तरफ जा रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोसाइटी कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये कि गरीब कौन है आज के दौर में? वो नहीं अमीर जिसके पास बहुत सरमाया है, और वो नहीं गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है। गरीब और अमीर को ये देखा जाए जो आज के दिन में जिंदा है और कल का दिन जो आने वाला, उसके मुताबिक वो कुछ सीख रहा है कि कल मेरे पास ये चैलेंज आना है, मैंने आज तैयार होना है, वो तो रिच है। और जो कल के चैलेंज को नहीं सीख रहा, उसमें वो सीखने की सलाहियत नहीं है, तो वो जो उसके पास मौजूद है वो अगले दिन लौटा देगा अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए, वो कल गरीब हो जाएगा। 21वीं सदी है, हर नए दिन बहुत तब्दीली आ रही है, और हमें ये नहीं कि एक ही प्रोफेशन को पकड़ के हम कहें कि सारी ज़िंदगी हम 50, 60, 70 साल गुजार लेंगे, ऐसा 25वीं सदी में होता होगा। इस सदी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्किल आज आपके पास मौजूद है, हो सकता है 5 साल के बाद बिल्कुल वो उसका लोग जानते ही ना हो कि अच्छा ये भी कोई स्किल थी, अच्छा ऐसा भी कुछ होता था। 5 साल हमें ये ना तो डिग्री काम देगी, ना ही एक स्किल काम देगी। हमें डे टू डे लर्निंग के लिए स्टार्ट रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए, जो पहले बहुत शुरू में गोल्ड माइंड की बात की थी इब्राहिम साहब ने, कि डेटा, कि दुनिया का ट्रेंड किस तरफ है, डेटा किस तरफ जा रहा है। हमें उस फ्लो की जो फ्रिक्वेंसी है उसको पकड़ना है और उसके मुताबिक आगे चलना है। अगर हम पहले से तैयार नहीं आने वाले कल के मुताबिक, तो हम गरीब हैं, इंफरादी तौर पर भी,
मुआशरे के तौर पे भी और कौमी सतह पर भी। हम बात तो कौम भी गरीब है, लेकिन अगर हम कल के लिए तैयार कि कल दुनिया में ये हो सकता है, ये ऑप्शन है, और हमने अपने तमाम वो चैलेंजेस को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार रखा हुआ है, तो हम यकीनन कल आने वाले दिन में अमीर होंगे। अब छोटी सी बात ये देखिएगा कि कई आप आजकल कितनी टैक्सी कंपनीज है और कैसे वो काम कर रही हैं। एक भी टैक्सी शायद उनके पास अपनी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो एक ऐप के जरिए कितनी लाखों टैक्सियों की वो कंट्रोलर बनी हुई है और हर टैक्सी वाले से प्रॉफिट ले रही हैं। सही, हाउ, एक ऐप, और उस ऐप के जरिए कंट्रोल कर रही हैं उस डेटा को सारे कि इस आदमी ने यहाँ से लेकर वहाँ तक सफर करना है, वो सिर्फ ये बताते हैं और उस पर सबका हिस्सा लेते जा रहे हैं। तो हमें ये कल आने वाला जो है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या हमें वहाँ पे तैयार हैं या नहीं है, इस वजह से हमें ये देखना क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या हम 50 साल पुराना वही पढ़ाए जा रहे हैं या 21वीं सदी का जो कल आने वाला उसके मुताबिक लोगों को तैयार करें। ये सोचना है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके के साथ अपने बच्चों को भी, खुद को भी और पूरे मुआशरे को भी बांध रखा है एक ऐसी खूंटी के साथ जहां से हम आने वाले दिन को फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही वो सोच है जिसको हमने बदलना है। वासिल, एक जानिब हम ये कहते हैं कि जब हमें माशरती तरक्की की बात होती है, जब किरदार अदा करने की बात आ रही होती है, जब कोई एफर्ट करने की बात आती है, तो फिर हम साइड लाइन हो जाते हैं कि नहीं, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब मुल्क का हिस्सा हैं, हम कुछ नहीं कर सकते या ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जानिब हमने कोविड की सिचुएशन में देखा, एक जानिब तो हमें लग रहा था कि हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, दूसरी जानिब हमने ये देखा कि जैसे ही लोग जो हैं वो बाहर आए, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो लोगों ने इतनी शॉपिंग्स की भरमार की, बाज़ारों का रुख किया। वो देख के तो कभी नहीं सोचा था कि इतने गरीब लोग जो कि अब से कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि शायद हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल है, अब ख़रीदारी करें। तो क्या ये वाकई सोच का ही डिफरेंस है कि हम सिर्फ खुद को कंसीडर करते हैं कि हम गरीब हैं, हमें जो है सिंपैथीज चाहिए, हम कोई किरदार अदा करना नहीं चाहते? देखिए, अगर हम वही अगेन डाटा, एक तरफ अगर शॉपिंग मॉल देखें वहाँ पे बहुत लोग हैं, दूसरी तरफ देखें पॉवर्टी में भी ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं। हम शायद एक चीज़ देख रहे थे, दूसरे को हम पैरेलल देखेंगे तो शायद हमें वैसी सूरत हाल नजर आएगी, ज़मीन पे वही हकाइक होंगे। लेकिन इसके साथ अगर हम एक और चीज़ को देखें कि वो जो इतने कंज्यूमर्स गए हैं और उन्होंने जो इतनी प्रोडक्ट्स बाय की हैं, क्या हमारे पास यहाँ मुआशरे के अंदर इतने प्रोड्यूसर्स भी हैं? हमें ये देखना, अगर हम प्रोड्यूसर्स उतने नहीं हैं, हम इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, कंज्यूमर्स ही हैं, वो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, तो कल को हमारा ट्रेंड किस तरफ है। हमें वो कंज्यूम आप जितना मर्जी कर रहे हैं, ये आपको पॉवर्टी की तरफ लेके जाएगा। प्रोड्यूस जो आप करेंगे वो आपको लेके जाएगा अमारत की तरफ, बेहतरी, हालात की बेहतरी की तरफ। बात यही है कि हम शुरू से अभी तक यही बात किए चले जा रहे हैं कि प्रोड्यूस कीजिए, उसके लिए सबसे पहले कर्ज कीजिए और उससे पहले अपने आप को डिस्कवर कीजिए कि आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या आप लेदर का शौक रखते हैं, अच्छा बेल्ट, अच्छा पर्स, अच्छा जूता बना सकते हैं, या आप फैब्रिक का शौक रखते हैं तो क्या अच्छा कपड़ा बना सकते हैं, या आप तजारत का शौक रखते हैं, अच्छा कपड़ा बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अपने आप को पहले डिस्कवर कीजिए, फिर उसके मुताबिक अपनी मार्केट को डिस्कवर कीजिए, उसके मुताबिक फिर आगे काम कीजिएगा तो पॉवर्टी नहीं होगी। बस सूरत दीगर आप 21वीं सदी बहुत फास्ट है। आज की आपकी रिचनेस एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद आपको बिल्कुल ब्लैंक कर सकती है, बिल्कुल खत्म कर सकती है। आज के दौर में इकोनॉमी ये चीजें नहीं है, डाटा इज इकोनॉमी, जस्ट डाटा इज इकोनॉमी अगेन। सो वो डाटा आपका सारे का सारा पासवर्ड से लेकर ये भी आपका डाटा है, आपके व्यूअर्स ये भी आपका डाटा है कि हाउ मेनी नंबर्स एंड हाउ मच गुड इन क्वालिटी, तो ये सारा डाटा है सारे का सारा। सो इस डाटा को कैसे अपने लिए बेहतर इस्तेमाल करना है, ये सोच हमने डेवलप करनी है। और ये सोच कैसे डेवलप हो सकती है, इसके ऊपर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ने, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करेंगे।
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, गुर्बत मिटाने का आलमी दिन और अवामी शऊर की ज़रूरत किस तरह से पूरी की जा सकती है, इस पर हम जो है वो रोशनी डालते हैं। इसके साथ साथ अब आज के दूसरे टॉपिक की जानिब भी बढ़ेंगे। मौजूदा हालात, मौजूदा दौर को ही डिस्कस करेंगे। ऐसे में आला तालीम के साथ साथ हुनरमंदी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, स्किल्ड कैसे बनाया जा सकता है अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, इसके लिए किसने एफर्ट करनी है, वालिदैन का इसमें क्या किरदार है, टीचर्स का और सोसाइटी का क्या किरदार है, इसको हम हाईलाइट करेंगे। और ना सिर्फ मसाइल उजागर करेंगे बल्कि उनके मुमकिन हल की जानिब भी बढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं, हम किस तरह से अपने माशरे की तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं और माशरे की तरक्की को इन्हांस कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत को महसूस कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप किस तरह से की जा सकती है, इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनमें इब्राहिम अहमद हैं, एडवोकेट नौशीन राजा हैं और वासिल शाहिद हैं, जिनसे इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट हम गुफ्तगू करें। ब्रेक पे जाने से कबल हम जो है वो सजेशंस ले रहे थे अपने मेहमानों से आज के पहले टॉपिक के हवाले से कि गुर्बत मिटाना जब ज़रूरी है तो इसके लिए क्या हमने इनिशिएटिव्स लेने, इसके लिए किस तरह से हमने जो है इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। दूसरे टॉपिक को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और उसके हवाले से इब्राहिम से मैं बात करना चाहूँगी। इब्राहिम, जहाँ अभी सजेशंस की बात हो रही थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे थे वासिल कि हमने लोगों को स्किल्ड बनाना है। जब तक हम जो है वो नहीं देखेंगे कि जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, आया हम उसके अंदर किरदार अदा कर सकते हैं, हम उसके लिए कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, तब तक बेहतरी नहीं लाई जा सकती और इसके लिए स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो हुनरमंदी के लिए क्या कहना चाहेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को किस तरह से देखते हैं? जी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह वासिल भी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि स्किल्स का ज़माना है, फास्ट पेसिंग स्किल्स हैं। जो लास्ट ईयर स्टडी आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें उन्होंने 10 स्किल्स बताए थे कि जो अगले 5-10 सालों में ऑब्सोलीट हो जाएंगे, तो आपको नई स्किल सीखने की ज़रूरत है, प्रोफेशन ऑब्सोलीट हो जाएंगे। लेकिन मैं इससे एक छोटी सी बात जिससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, डिसएग्रीमेंट है वासिल साहब की, कि जी हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है। आई डू एग्री कि पाकिस्तान एक कंजम्पशन इकोनॉमी है, वी आर कंज्यूमर इकोनॉमी। सही। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में बड़ी मैसिव प्रोडक्शन है। आप सियालकोट जाके देखें, आपकी स्पोर्ट्स की गुड्स पूरी दुनिया में जा रही हैं। आप फैसलाबाद जाके देखें, टेक्सटाइल सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। मसला हमारा ये है कि हमारे पास प्रोडक्शन का इशू नहीं है, स्किल का इशू नहीं है। मसला ये है कि जो चीज़ पाकिस्तान में बन रही है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मतलब आपको जो शर्ट यूएस से आपका कोई कज़न भेजेगा, अमेरिका से, बरतानिया से, कि जी मैंने तुम्हारे लिए शर्ट लिया, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उस पर टैग मेड इन पाकिस्तान या मेड इन बांग्लादेश का लगा होगा। ठीक है, सो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रही है लेकिन वो आपके मेरे इस्तेमाल के लिए नहीं है। वर्ल्ड कप पे फुटबॉल जा रहे हैं और सारा कुछ। सो हमें इस चीज़ को देखना है। और आप देखें कि जो हमारे यहाँ, और फिर ये है कि स्किल्स के साथ साथ आपको अपनी रिसर्च को भी इन्हेंस करना है। हमने जब रिसर्च, और पाकिस्तान में आप मुझे कोई एक कंपनी बता दें, चाहे वो जितनी मर्जी मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो, जिसका अपना R&D डिपार्टमेंट हो, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आपको पता ही नहीं कि आजकल के बच्चे को या आगे आने वाली नस्ल को या अभी एग्जिस्टिंग यूज़र्स को क्या नई प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उस हिसाब से वो करते हैं। तो वही बात जो डाटा पे हो रही थी कि आप देखते हैं, रिसर्च करते हैं, पता लगता है अच्छा यार ऐसी कोई चीज़ बनानी है। सो हमारे यहाँ प्रोडक्शन का मसला नहीं है, उसकी डायरेक्शन बहुत का मसला है कि एक तो हमें यहाँ पे लोकल अवेलेबल हो और सारी चीज़ें मामला। इसी तरह से जो आपने बात की स्किल्स की, देखें स्किल्स को नेशनल लेवल पे भी इसकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया गया। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चौथा सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग कंट्री है। बिल्कुल ठीक है, दुनिया के फ्रीलांसर्स में पाकिस्तान की चौथी इकोनॉमी है। चैलेंज क्या है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर जब यहाँ पे बैठ के काम करता है तो उसको पेमेंट रिसीव होना उसके लिए बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, वो ग्लोबल पार्टनरशिप्स नहीं है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स इधर नहीं है। पेपल की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि ग्रे एरिया में, जिसको हम सैंड बॉक्स कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में, वो है एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का और उनका आपस में कोई निगोशिएट नहीं हो पा रहा। सो दे डोंट वांट टू कम हियर। सो ये एक इस तरह की चैलेंजेस है जिसको आपने पॉलिसी लेवल पे देखना है ताकि वो गेट पे ओपन हो सके और वो लोग उस पर काम कर सकें। गवर्नमेंट ने इसी तरह DG स्किल्स को स्टार्ट किया था, जो कि फ्रीलांसर्स के लिए कोर्स था। 1 मिलियन लोगों को उन्होंने ट्रेन करना था। अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी अप्रूवल दिया है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा प्रोग्राम। वो परवाज़ है, वो भी नौजवानों के स्किल्स पे है कि लोगों के स्किल्स बेहतर करें और नौजवानों के बेहतर करें। अब ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरियल लैब्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं। सवाल वही है कि वो बच्चा, वो शख्स, वो मर्द या औरत खुद जाएगा, जाके साइन अप करेगा, फिर उस कोर्स को अटेंड करेगा, फिर उसकी असाइनमेंट्स करेगा, फिर उसके लिए अपनी एफर्ट करेगा और
बिजनेस डेवलपमेंट पे काम करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो बिल्कुल कि ऐसे जहाँ ही। पे बहुत से लोग रह जाते हैं। इसी तरह से फिर दो तरह के स्किल्स हैं, एक है टेक्निकल स्किल्स, एक है सॉफ्ट स्किल्स। ठीक। जिस तरह वासिल साहब है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ये कैलीग्राफी इनकी बहुत अच्छी है, ये इनका टेक्निकल स्किल है, ठीक है, लेकिन ये किसी एग्जीबिशन में या किसी पब्लिक फोरम पे जाके उसको सेल नहीं कर पाते, ये इनका बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है। सो इनको वो स्किल सीखने की ज़रूरत बिल्कुल है। ज़रूरत। इसीलिए चूँकि मैंने पाकिस्तान में 600 के करीब क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है पिछले एक साल में 12 शहरों में। जितने क्रिएटिव लोग हैं मोस्टली आप उनसे आर्ट बनवाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, डिज़ाइंस बेहतरीन, लेकिन बिजनेस सेंस नहीं है। सही। तो इसलिए आपको एक दूसरा बंदा या सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो कि बिजनेस का ध्यान रखे और आप प्रोडक्शन का ध्यान रखें। बिल्कुल। सो हमारे यहाँ ये चीज़ भी लैक करती है कि अच्छा मेरे टेक्निकली मैं बहुत साउंड हूँ तो फिर मैं सॉफ्ट, मुझे रीजनेबल से भी आते हैं तो चलेगा, लेकिन फिर मैं अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलूँ, और दूसरा मेरे साथ ऐसे शख्स हो जो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू एक दूसरा ये है कि जिसको काम आता है उसको बताना नहीं आता, जिसको बताना आता है उसको काम नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। तो उससे होता है ये ऐसे ही है कि जिस टीचर के पास नॉलेज है उसको शेयर करना नहीं आता, जिसको शेयर करना आता है उसके पास नॉलेज नहीं नहीं है, है। तो ये एक बड़ा, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, कल पाकिस्तान के एक प्रीमियम अदारे के साथ मैं बैठा हुआ था और उनके चेयरमैन से भी हमारी ये डिस्कशन हो रही थी, कहते हैं मुझे ये चीज़ अपने सीनियर लेवल पे भी ठीक करनी है। फिर उसमें सबसे बड़ा रोल आ जाता है एहसास ज़िम्मेदारी का, कि मैं अपना दिल इतना बड़ा करूँ, मैं कहूँ हाँ हुमा मुझे नहीं आता, आप मुझे प्लीज़ सिखा दें, मैं सवाल पूछ लूँ कि सर ये मुझे बताएं ये कैसे बनता है। नहीं, मुझे अपनी उस अना को बचाना है कि भाई आया सब बता के जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे आपको नहीं पता मान लें कि नहीं पता, आप सीखना चाहते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से ये शऊर, ये एहसास ज़िम्मेदारी तब पैदा होगी कि जब आपकी, जिस तरह हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, कि जब हम लोकल सक्सेस स्टोरीज़ को, केस स्टडीज़ को उजागर करेंगे, उनको प्रोजेक्ट करेंगे कि यार जिस शख्स ने अपना पैशन फॉलो किया, ये स्किल सीखे, सही। आज वो भूखा नहीं मर रहा। क्योंकि सबसे बड़ा फियर तो ये है ना कि कमाएंगे कहाँ से। पाकिस्तान एकदम चौथे नंबर पे क्यों चला गया फ्रीलांसिंग में? क्यों? क्योंकि देखा कि यार जितने फ्रीलांसर्स हैं डॉलर्स में कमा रहे हैं, तो दुआ करते हैं कि डॉलर और ऊपर जाए, तो उनके लिए पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, घर वालों ने भी एक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है। तो अब हर कोई कहता है अच्छा मैं कंटेंट राइटिंग सीखूं, वर्क फ्रॉम होम करूं, डिज़ाइनिंग सीखूं, व्हाटएवर, प्रोडक्शन, सब कुछ। सो इसी तरह से अगर आप लोकल केस स्टडीज़ को पैकेज करें, हाईलाइट करें कि यार आप इससे भूखे नहीं मरेंगे, ये काम अच्छा है और आप कर सकते हैं, और अगर आप में सीखने की चाह है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप मुझे, अगर अभी के आप मुझे बताएं कि कोई दुनिया का इस वक्त ऐसा नॉलेज है स्वाय टेक्निकल चीज़ों के जो शायद आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या मैं जाऊंगा, जाके उसके लिए साइन अप करूंगा, सीखूंगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, ये सारी मेरी है। मैं बाहर जाके दुनिया को बता सकता हूँ, देखिए पाकिस्तान में जो कि पेपल नहीं है तो मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता, नहीं कर सकता, ये नहीं बताऊंगा कि मुझे आती भी नहीं है, मैंने सीखी भी नहीं है, ऐसे ही है, या मैं सीखने की अर्ज डेवलप कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसको भी हमने ज़रूरत के साथ जोड़ दिया है नौशीन, कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे तो अम्मा अब्बा ज़िंदा हैं, वो मेरे लिए पूरा कर रहे हैं, जब तक वो देते रहेंगे मैं खाता रहूँगा। जब मुझे लगेगा कि अच्छा अब मेरी जिम्मेदारी है या मेरे अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होना चाहिए, तब की तब देखी जाएगी। ये जो हमारी सोच है ये कभी नहीं बदल सकती, या इसको बदला जा सकता है। मुझे जो फील हो रहा है, लाइक ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये हम तब की कर रहे हैं जब आप प्रैक्टिस में जाते हो, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो। मुझे कमी वहाँ लगती है जब आप अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हो। वहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ना कोई स्किल स्टडीज़ हो, कोई ना कोई ऐसी हमारे साथ कुछ ना कुछ जोड़ा जाए कि आप ठीक है, आप एजुकेशन तो ले रहे हो, एजुकेशन भी हमारी एक आपको पता ही है कि कब से वही हमारा सिलेबस चले आ रहे हैं और हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं। बेशक वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास उतनी वो चीज़ें नहीं है। लाइक अगर मैं खुद ही कहूँ कि मैथ्स मैंने कितना पढ़ा, मैंने साइन थीटा सारा कुछ किया, लाइक वो मुझे प्रैक्टिस में नहीं मिलते हैं। मे बी जिन्होंने उस फील्ड को लेकर आगे चले हों तो उनको मिले हों। तो वही चीज़ है कि अगर हम अपने आगे पीछे सोसाइटी में देखें तो कितने स्कूल्स हैं जो हमें स्किल्स सिखा रहे हैं। लाइक अगर हमने गुर्बत को ख़त्म करना है तो हम स्किल को इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसकी इम्पोर्टेंस को पीछे नहीं कर सकते। हमें वो चीज़ें अपनी एजुकेशनल सिस्टम में नहीं मिल रही जो हमें मोटिवेट करें कि ठीक है आपके पास डिग्री नहीं है, आप अपनी डिग्री नहीं कंप्लीट कर सकते हो, तो देन यू मस्ट हैव अ स्किल। अगर नहीं है तो आप उसको लर्न करो, चाहे वो स्किल किसी भी लेवल का है। वही चीज़ के जिस तरह कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी तो हमारे पास है लेकिन हम उसको लॉन्च करना नहीं हमें पता, बिकॉज हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो चीज़ें कमी है कि हम लोगों को वो पूरी एजुकेशन भी नहीं दी जाती कि ठीक है आपने इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं तो आपने उसको कंप्लीट कैसे करना है, फिर हमें वहाँ पे आके दूसरे क्या होना चाहिए। तो क्या इसके
लिए पॉलिसीज हैं या कुछ लॉज मेंटेन किए देयर हैं? आर लैक ऑफ पॉलिसीज अबाउट दिस थिंग, बिकॉज इसके लिए हमें पॉलिसीज नहीं मिलती। दैट्स वाई हम लोग गुर्बत की उस सतह पर चल रहे हैं। हम लोग तो वो चीज़ें हम वो चीज़ें डिस्कस करें, आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करो, आप सब कुछ कैसे स्टार्ट करो, लेकिन आप गरीब बंदे को देखो तो वो कहाँ वो ये चीज़ें नहीं देखता। वो देखता है कि मेरा नेक्स्ट डे का सर्वाइवल कैसे है। पहले हमने उसकी माइंडसेट को बदलना है कि आप कुछ सीखोगे, खुद एफर्ट्स करोगे तो आप उस सतह से निकलोगे, फिर आप बिजनेस का सोचोगे कि आपने उसको इन्हेंस कैसे करना है, आपने उसको क्या चीज़ें करनी है। जो सबसे चीज़ कमी है और जहाँ पे हम गुर्बत को कम नहीं कर सक रहे वो यही है कि हम उन लोगों की सोच नहीं बदल सक रहे। सोच को बदला, बिल्कुल जब उन लोगों की सोच को बदला जाएगा, उनकी हम ग्रूमिंग कर सकेंगे, तब ही हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकेंगे। ये सोच तब बदल सकती है जब इंटरेस्ट डेवलप होगा। अब इंटरेस्ट कौन डेवलप करेगा? वासिल इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि हम ये देखते हैं जहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट है वहीं इंटरेस्ट का जो दारोमदार है वो किसी और डायरेक्शन में भी दिखाई देता है हमें, कि अगर आज मेरी ये ज़रूरत है, बस ये आज पूरी हो जाए, कल हम जो है वो दूसरी तरफ देखेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अगर कल भी ज़रूरी ना समझा तो फिर किसी और दिन देखा जाएगा। ये जो हमारे अंदर एक टाल मटोल वाला सिलसिला है, या फिर हम समझते हैं कि शायद अभी बच्चा छोटा है, अभी तो सिर्फ इसको डिग्री होल्डर बनाना है, देखा जाएगा अगर इसकी डिग्री कारआमद साबित हो गई, इसको अच्छी जॉब मिल गई तो ठीक है, वरना फिर इसको कोई स्किल सिखाएंगे। ये जो हम डिले पे डिले लेकर आ रहे होते हैं, इसको अगर इनिशियल लेवल पे हम कर लें तो शायद बेहतरी आ जाए। ये बेहतर करना इतना आसान काम भी नहीं है और उसके जिम्मेदार हम हैं, बड़े बच्चे नहीं। वो तो उस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं ना, वो जिम्मेदार नहीं है। और अगर इसको बाय एंड लार्ज स्केल पे देखा जाए तो हमें पूरे का पूरा एजुकेशन डिज़ाइन करना पड़ेगा। और जो आज का आपका मौजूद, इसी हवाले से ये मैं आपके सवाल को लिंक करना चाहूँगा कि आला तालीम में सिर्फ हुनरमंदी नहीं बल्कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे प्राइमरी से हुनरमंदी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए। देखिए हमें ये इंटरेस्ट, अर्निंग, पैसा, एजुकेशन, ये सोशल स्टेटस या जो भी कुछ चीज़ें सारी की सारी हैं, इसका अल्टीमेट हमें बेनिफिट क्या है? अगर हम सारी चीज़ें इकट्ठे कर लें, अच्छा मेरी पॉकेट में मेरा बैलेंस भी सब कुछ ठीक है, सो आई एम ए हैप्पी पर्सन या आई एम ए जॉयफुल पर्सन हूँ या नहीं हूँ। अगर तो मैं जॉयफुल पर्सन नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पैसे ने भी, मेरी एजुकेशन ने भी और मेरी जो फैमिली या कहीं जो भी हालात हो उसने कहीं ना कहीं मैं रिलेशन को अच्छे तरीके से लेके नहीं चल रहा, या मैं अपने बिजनेस को नहीं लेके चल रहा, या मुझे सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं मसला है। सही। तो एजुकेशन हैप्पी पर्सन, जॉयफुल पर्सन पैदा कर रही या नहीं कर रही। इसके लिए हमें एक आसान सा स्केल छोटा सा देख लीजिए कि बच्चा एक, वो मैं समझता हूँ कि बच्चों को जब देखा जाए हमसे ज़्यादा जॉयफुल हैं। अगर वो शौक के साथ स्कूल नहीं जा रहे ना और वो स्कूल जाते हुए कहते कि नहीं हमें नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब ये है कि हमने स्कूल को वो जॉयफुल प्लेस नहीं बनाया। हम उसको ज़बरदस्ती सिखाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती इंस्टॉल करना चाहते हैं उनके ब्रेन्स में ये चीज़ें कि मेमोरी में आप ये करो, ये करो, ये करो, और उनकी जो नेचर है बच्चों की उसके अगेंस्ट लेके चल रहे हैं हम, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी अपनी एबिलिटीज़ को भी उसके आगे बैरियर्स हमें लगा देते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो हमें पहले तो अपने उस जगह पे प्राइमरी को बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ देखना चाहिए, वहीं से उनका इंटरेस्ट डिज़ाइन होता है कि उन्होंने किस तरफ इंटरेस्ट लेके चलना है, अपने इंटरेस्ट को वो जान पाते हैं, उसका इजहार कर पाते हैं, वहीं से फिर आगे चलते। हम क्या कहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से एजुकेशन के नाम पे पहले उनकी सलाहियतों को मार देते हैं, फिर हम कहते हैं चलिए जी अब आओ इन चैलेंजेस को पूरा करो। ये मैं अगर अपनी भी अगर थोड़ी सी मिसाल दूँ तो मैंने भी इस तरह बहुत ज़्यादा MSc मैथ्स कम्युनिकेशन हूँ आर्टिस्ट, बहुत गैप है। क्यों? हर जगह पे सोसाइटी ये कहेगी, फैमिली ये कहेगी, ये कहेगी, ये कहेगी, ये कहेगी, इन द एंड देख रहे सब कुछ करने के बाद अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली मैं काफ़ी अवार्ड्स विन कर चुका हूँ कैलीग्राफी के अंदर। और ये मेरी स्टोरी नहीं, सब इंसानों के अगर देखा जाए मेजोरिटी हमारे यहाँ ऐसे केसेस हैं, इस तरह के कि ये इंटरेस्ट जो आपने बात की इसको किल किया जाता है, बहुत ज़्यादा किल किया जा रहा है। इस पर जिम्मेदार वो बच्चे नहीं हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने लिए वो प्लेस तैयार नहीं की, हमने की है। हमने उनके लिए किताबें लिखी है, हमने उन्हें कहा कि ऐसा कीजिए, हमने वो सारा गेटेड स्कूल बना के सब कुछ उनको कह दिया कि ऐसा कीजिए। क्या हम खुशहाल हैं बहज़ीत मुआशरा? क्या हम ठीक तरह से चल रहे हैं? अगर हम जॉयफुल नहीं हैं तो क्या हम जॉयफुल कैसे उनके लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम उनके लिए कैसे खुशियों का सामान पैदा कर सकते हैं? पहले हमें अपने आप को ठीक करना है और हमें मान लेना चाहिए कि हमें अपने आप को बहुत कुछ अर्न करने के बावजूद भी ठीक हमें करना भी काउंसलिंग की जरूरत अपनी है, डायरेक्शन हम को ठीक परफेक्ट करना नहीं है। यहाँ है, पे ये एक छोटी सी सवाल और बात करना चाहूँगा अपने आप को ठीक करने के हवाले से और बच्चों के एजुकेशन करने के हवाले से। अगर हम खुद जॉयफुल नहीं हैं तो बच्चों के लिए जॉयफुल
हमें मानना चाहिए। सही। हम जॉयफुल हैं तो यकीनन उनके लिए हम कुछ ना कुछ बेहतरी का Effort सामान करेंगे, पैदा कर बिल्कुल। सकते हैं। दूसरा, एजुकेशन का बुनियादी मकसद क्या है? क्या सिर्फ अर्निंग देना है या मैं किसी और चीज़ का? उसका बेसिक पर्पस ना ग्लोबली अगर देखा जाए एजुकेशन का ये है कि आपका सबसे पहले कॉन्शियस बिल्डिंग, फिर आपका परसेप्शन बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये 3 चीज़ें हैं। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं दे रही, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी मंडी के लिए एक फ्यूल बना रही इकोनॉमिक, आप जाते हैं वो गन्ने का जो होता है ना बेवना, उसके अंदर से बिल्कुल गुजरते ऐसे ही हैं है। और किसी के लिए कुछ करके आप समझते हैं कि बस मैंने बहुत कुछ कर लिया है। इस बहुत समझ को किस कैसे जा- चेंज किया जा हम सकता है, fuel मकसद को हैं। कैसे आइडेंटिफाई अगर कर हम सकते हैं, खुद कंटिन्यू नहीं करेंगे। करते- ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मौजूदा दौर में आला तालीम के साथ साथ हुनरमंदी को भी प्रमोट करना है। इसकी ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके लिए हमने किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और काउंसलिंग होनी चाहिए वालिदैन की, उस्ताज़ा कराम की, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस पर अब हम बात करेंगे इब्राहिम से। इब्राहिम, जैसे ब्रेक पर जाने से कल बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी वासिल से, उन्होंने कहा कि बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे नौजवानों का कसूर नहीं, ये हमारा कसूर है कि हम उनके अंदर क्या इनकलकेट कर रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, क्या सोच दे रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर उस डायरेक्शन में ही फैसले हमारे हैं और वो कंडीशंस इम्पोज कर दी गई हैं कि तुम्हारा एप्टीट्यूड जो भी कहे, तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल जो भी कहे, तुम्हारी इंटेंशंस क्या है, हमारा तो ये फैसला है कि डॉक्टर बनोगे तो ही सर्वाइवल मुमकिन है, इंजीनियर बनोगे तो ही एक्सेल करोगे, तो फिर बच्चा हुनरमंदी की जानिब कहाँ आएगा? बिल्कुल। इसमें मैं पहले एडवांस में माफ़ी मांग लूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। जो मैं बात कहूँगा वो शायद कुछ वालिदैन को बुरा भी लगे, लेकिन मैं ये बता दूँ कि इसमें वालिदैन का भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो भी इसी प्रोसेस से गुजरे जहाँ से आजकल हम या आने वाले बच्चे गुजरे हैं। तो चेंज नहीं हुई चीज़ें। मुझे हमेशा से इख्तलाफ रहा है हमारी सोशल कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग से कि हमारे यहाँ बच्चे को बड़ा कैसे किया जाता है। आई थिंक मैं कुछ शोज़ पहले भी ये बात कर चुका हूँ आपके साथ कि जब बच्चा क्रॉल कर रहा होता है और पहली दफ़ा पाँव पे खड़ा होता है ना, तो सारे घर वाले भागते हैं और जाके कहते हैं इसकी उंगली पकड़ो कि इसको चोट ना लग जाए। फिर बच्चे को कहते हैं बेटे मेरे सोने, मेरी उंगली पकड़ के चढ़ लो। अब बच्चे को उस उम्र से आपने वो सहारा ढूंढने की आदत डाल दी, उंगली। अब उसको कोई ना कोई डिपेंडेंसी चाहिए। बच्चा पहली दफ़ा क्रॉल करके सीढ़ियों की तरफ जाता है तो घर वाले जाते हैं, भागते हैं, पकड़ते हैं, उसकी टांग खींच के बाहर ले आते हैं, वापस ले आते हैं कि नहीं इसको चोट लग जाएगी। वो माँ या वो बाप या वो बड़ा क्यों नहीं ऊपर वाली सीढ़ी पे जाता और जाके कहता है मेरे बेटे ऊपर आ, फिर वो ऊपर जाए, बेटे ऊपर आ, नहीं, सीढ़ी चढ़ना नहीं सिखाया, पीछे से टांग खींचना सिखा दिया कि ऊपर चढ़, जो भी चढ़ो उसकी टांग खींच। ये बड़ा एक सटल सा मैसेज है जो कि साइकोलॉजिकली आपको बहुत हिट करता है। और आप देखें हमारे माशरे में ऐसा ही है। बच्चा जब माँ की गोद में होता है, माँ चम्मच से खिला रही होती है तो बच्चा नवाला छीन रहा होता है, माँ कहती नहीं मेरे सोने मेरे प्यारे, तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, मामा खिलाएंगी। आपने स्पून फीडिंग की आदत तब से डाल दी। अब उसको वो स्किल सीखना है, अवेयरनेस चाहिए, उसको सेंसिटाइज होना है, काम करना है, उसको स्पून फीड ही करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें माशरे में चीज़ें नज़र आती है। तो मुझे लगता है एक तो पेरेंटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोगों को उस तरह से किस तरह से आप बेहतर कर सकें। मेरा इस पे मानना यह है कि आज़ादी पाबंदी की मोहताज है। जब तक आपके पास एंकर है ना कि तुम्हारे पास आज़ादी है, तुम ये करो, लेकिन इस कमरे से बाहर नहीं जाना। इसी तरह एज अ पेरेंट वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को वो एक्सप्लोर करने, एक्सपीरियंस करने की जो है वो उसको आज़ादी दें, लेकिन उनको एंकर दे दें कि बेटे ये आपकी बाउंड्री, इससे बाहर नहीं जाना। बच्चा जब पहली दफ़ा गर्म तवे को हाथ लगा लेगा तो दोबारा नहीं छेड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन आप उसको आज़ादी दें। तो एक दूसरा ये है सबसे बड़ा चैलेंज कि अक्सर वालिदैन, मैं ये नहीं कह रहा सारे, लेकिन मेजॉरिटी स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो वालिदैन अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट के तौर पे बड़ा करते हैं कि मैं 20 से 25 साल तक बच्चे की तालीम पे लगाऊंगा, फिर उसके बाद वो महाना 50, 60, 70 हज़ार मुझे देगा कमा के, और मेरे सुख के दिन शुरू होंगे। तो और इसमें लड़कियों को बड़ा किया जाता है कि बेटे ज़िंदगी के ये 20 साल है, रुक जा, फिर एक दिन आएगा जब वो सफ़ेद घोड़े पे आएगा, तुझे लेके जाएगा और हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। कोई काम बच्ची करना चाहती नहीं, बेटे शादी के बाद शादी करके जाती है तो पता लगता है जो करना था शादी से पहले करना, अब कुछ नहीं। सो बेचारी की ज़िंदगी कोई नहीं, वो डिसीजंस नहीं ले सकती।
इसी तरह से अब होता ही है कि जब वो वालिदैन देखते हैं कि बच्चा कहता है कि नहीं मैंने ना ये काम नहीं करना, मैंने ये करना है, तो वालिदैन को लगता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो रही है, पता नहीं इसमें पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरी जो प्रॉफिट इंस्टॉलमेंट आएगी कि नहीं आएंगे, नहीं बेटे यही करना है। साहब वो किल कर देते हैं उसका पैशन। जिस तरह वासिल ने बड़ी अच्छी बात की, अगर बच्चा स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जगह उसके लिए उस तरह से नहीं बनी हुई। इसी को आप लेके जाएँ प्रोफेशंस में, प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आपको सुबह 7 बजे उठ के आप बेड से छलांग लगा के नहीं उठते कि आज मैंने ऑफिस जाना है, तो इसका मतलब आप सही काम नहीं कर रहे, सही जगह पे सही लोगों के साथ काम नहीं कर रहे। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। इसी तरह से मुझे याद है, मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, एक बुज़ुर्ग बैठे तो उन्होंने कहा था मुझे बहुत शौक था मैं गिटार बजाता, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे कभी बजाने नहीं दिया, तो अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं इसको गिटार लेके दूंगा, ये गिटार बजाए। तो मैंने कहा कि क्या, तो अगर उसका ना दिल कर रहा हुआ तो वो देखना शुरू हो गया। तो मैंने कहा चाहे आप बच्चे को फोर्सफुली किसी डिग्री में भेजें या फोर्सफुली उसको आर्ट्स में भेजें कि जो गिटार बजाना सीख, फ्लूट सीख, वो अगर उसकी चॉइस नहीं है तो आपने फोर्स किया है। बिल्कुल ऐसे ही। सो वो जो ओपन आपने उसको एक प्लेटफॉर्म देना है कि वो सीखे, एक्सपेरिमेंट करे, बच्चों को गलती करने की इजाज़त दें, उनको वो स्पेस दें। बंदा गलती करेगा, गिरेगा, उठेगा तो उसे पता है मैंने ये काम नहीं करना। बिल्कुल। जब तक आप रोकते रहेंगे ना तो उसको जहाँ पे पहला मौका मिलेगा वो बाहर जाके दोस्तों के साथ, अपने किसी के साथ जाके वो उसको एक्सपेरिमेंट जरूर करेगा। डेफिनेटली। इसी तरह से स्किल्स है, आप उस पर स्टडी जरूर करें। अच्छा बेटे तुम्हें स्किल क्यों सीखना चाहते हो, कैसे सीखोगे, अच्छा इसका फिर फ़ायदा क्या होगा। इससे बच्चे को पता लगेगा कि अगर मैंने माँ बाप से केस अपना जीतना है तो मुझे उनको फैक्ट्स देने पड़ेंगे कि ये स्किल इस तरह मार्केट में ट्रेंड में है, आगे इसके लिए ये प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इस पर इतना खर्चा आएगा, मैं ये करूँगा और सारा कुछ, तो फिर वालिदैन गो अहेड दे देते हैं। बच्चों के लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि वालिदैन से जंग ना करें कि मेरा माँ मेरा बाप तो मुझे समझता ही नहीं है, ये तो मुझे कुछ करने नहीं देते, और दोस्तों के साथ जाके उनकी बुराई ना करें। एक चीज़ को ध्यान में रखें कि आपने वालिदैन से पूरी ज़िंदगी नहीं मांगनी। आप उन्हें कहें अब्बा जान अम्मा जान मुझे 6 महीने दे दें, 8 महीने दे दें, अगर मैं ना कर पाया या कर पाई तो मैं वापस यही करूँगा जो करूँगी जो आप कह रहे हैं। अब बाप की ड्यूटी ये है कि उस 6-8 महीने में आप उस काम के अंदर घुस के फट जाए। बिल्कुल ठीक है, आपको नहीं पता हो कि दिन कब है, रात कब है, दोस्त कहाँ पे है, खाना क्या है, फिर आप वो करें। उस 6-8 महीने का मकसद यह है कि आपको अगले 6-8 महीने मिल जाए, उस 6-8 महीने का मकसद है अगला 1 साल मिल जाए, और फिर आपके पास जिंदगी होगी। क्यों? क्योंकि तब आपके पास प्रूवन रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल होगा कि ये किया। इवेंचुअली ना हमारा सोसाइटी हमें क्या बताती है, अगर मेरे पास कुछ नहीं है कम खाने को या पैसे नहीं है, मैं बहुत अच्छी बात करूंगा तो आप कहेंगे ये क्या हर फजूल बात में बोलता है। और अगर मैं कुछ वेल ऑफ हूँ, मेरे पास पैसे हैं, तो मैं फजूल सी बात भी करूंगा, लोग कहेंगे क्या बात है इसकी, बिल्कुल इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। तो आपकी फैमिली भी आपको डिफरेंटली ट्रीट करती है। आपके पास कुछ नहीं है, आप किसी के घर मेहमान जाते हैं तो सादा पानी पिलाते हैं, कुछ है तो आपके लिए चाय भी आएगी, साथ बिस्किट भी आएंगे। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको लगता है कि जी खुदा हमें अंदर से जज करता है, लोग हमें बाहर से जज करते हैं, सो आप इस पे लड़ाई कर सकते हैं, आप प्लीज़ करें। लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं अपने अंदर को खुदा के लिए और अपने बाहर को लोगों के लिए साफ़ करूँगा। बहुत खूबसूरत बात है। अगर हम ये सोच लें और इस सोच को पूरा कर दें तो यकीनन हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। नौशीन, आज से अगर 20-25 साल कबल देखा जाए तो एक ट्रेंड था सोसाइटी में हमारे, और हर घर में यही शोर होता था कि बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, अब 3 महीने इसके वेस्ट नहीं करने, इसको कोई ना कोई हुनर सिखाना है। चाहे लड़की के हवाले से अगर बात की जा रही है, इसको कुकिंग सिखानी है, सिलाई कढ़ाई का इसको शौर दिलाना है, इसको जो है ब्यूटिशनिंग का कोर्स करा दो, ताकि इसके हाथ में कोई ना कोई स्किल हो, कोई ना कोई हुनर हो। इसी तरह लड़कों के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड अब ख़त्म हो गया। जबकि अब मुझे लगता है कि अब जिस दौर में हम गुजर रहे हैं या जिसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने बच्चों को किताबों तक महदूद कर दिया कि नहीं, अगर ये 3 महीने भी मिले हैं तो प्री इंटर क्लासेस ले लो और वही कोर्स रट्टा लगा लो ताकि तुम अच्छी डिग्री ले सको, ताकि तुम्हारी जो है वो ग्रेड्स अच्छे आ सकें। बिल्कुल ठीक कह रही है हुमा, बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन वही चीज़ कि मैं जहाँ पे फोकस बार बार ला रही हूँ कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम, ठीक कह रहे हैं, घर से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, घर से हमें लिबर्टी देनी चाहिए बच्चे को, और आप उन बच्चों में और जिन बच्चों को आप खींच के रखते हो बड़ा फ़र्क होता है। आप उनको जहाँ पे भी सोसाइटी में, क्लास में, जब सबसे पहले उनकी सोसाइटी स्टार्ट होती है जब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो स्कूल जाएंगे, तो वहाँ पे आप बहुत डिफरेंस देखते हो उनके कॉन्फिडेंस में, उनके उठने में, उनके बैठने में, हर चीज़ में, बजाय उन बच्चों को जहाँ पे जिनको आपने कन्फाइन करके रखा हो कि नहीं ये आपकी लिमिट है, इससे आगे नहीं, ये नहीं करना, आपने आर्ट वर्क घर पे नहीं करना, बिकॉज वो स्पॉइल कर रहे होते हैं चीज़ों को।
तो वही चीज़ अगर आप स्कूल में, हमारे स्कूल सिस्टम में, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कुछ स्किल्स को अगर आप इनकरेज करें और उनकी स्टडीज़ के बजाय इसके कि हम अपनी ब्रेक्स में या फिर जो हमारे एजुकेशनल कैरियर के टाइम में हमें छोटा बहुत टाइम मिल रहा होता है, उसमें हम एक चीज़ ढूंढते हैं कि अच्छा हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं, बिकॉज हमारे पास ऐसे स्कूल्स नहीं है, हमारे पास ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है जहाँ पे हम उनकी प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं। जाके हमें बड़ा पहले वर्कआउट करना पड़ता है लर्न करने के लिए, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ सिखा रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ सिखा रहे हैं। तो बच्चों के लिए भी वहाँ पे बहुत कम ऑप्शंस हैं कि आपने ठीक है अच्छा ये चीज़ लर्न कर लो 1 मंथ के लिए। 1 मंथ इज़ नॉट इनफ। तो हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम पे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि बच्चों के लिए थोड़ी क्रिएटिविटी नहीं होती, वो चीज़ बड़ी लर्निंग होती है वो बच्चों के लिए। वहाँ पे वो बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है, बजाय इसके कि हम उन सब्जेक्ट्स, ठीक है एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक थिंग जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन स्किल्स को हम आजकल के दौर में हमें 80% हमें स्किल्स की भी साथ साथ ज़रूरत है। एक बंदा एक डिग्री लेके एक फील्ड लेकर नहीं चल सकता, बिकॉज इतनी फास्ट सेंचुरी चल रही है, इतना फास्ट टाइम चल रहा है जहाँ पे आप एक फील्ड को रख ही नहीं सकते। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा एक उर्दू अदब को पढ़ेगा और वो कंप्यूटर को इग्नोर कर देगा? आजकल के दौर में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह आप किसी एक स्किल को लेकर भी नहीं चल सकते हो, आपको मल्टी टैलेंटेड इस दौर में होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को अगर हम उन बच्चों को शुरू से इतना ज़्यादा ग्रूम नहीं करेंगे, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, हमारे पास वो चीज़ें नहीं होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर वही बात कि गुर्बत इज़ ऑलवेज देयर वेटिंग फॉर यू। जब आपके पास तो कुछ ये नहीं ग्रूमिंग होगा तो कैसे पॉसिबल है, घर से कैसे शुरू हो सकती है, वासिल क्या ऐड करेंगे? बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया नौशीन ने। देखिए, ग्रूमिंग घर से शुरू होने से स्कूल के दोनों जगह पे मैं समझता हूँ कि पहले जो ना इब्राहिम साहब ने जो बात की थी कि उनको कई खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे बड़ी बात ये है कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए, वो बेशक पानी का गिलास पकड़ना है या बच्चे ने चलना है या उसकी फीडिंग है, किसी भी मामले में। फिर आगे जब स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, इस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि 60% बल्कि 70% जो है एजुकेशन वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, स्किल बेस्ड होनी चाहिए बच्चों की। 30 to 40% जो ना वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्रैक्टिकल अप्रोच की एक्सप्लेनेशन के लिए थी होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कि 30% भी प्रैक्टिकल नहीं है, सॉरी टू से, इतना भी नहीं है प्रैक्टिकल। अब होता क्या है, इन्फॉर्मेशन फीड किए जा रहे हैं और पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो ना हमारे यहाँ एक मेमोरी टेस्ट बन चुका है। अच्छा, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, अट्टा बहुत अच्छा लगा सकते हैं, यू आर वेरी गुड। और अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, बेशक आप जितने मर्जी क्रिएटिव हो या आपके अंदर किसी और हवाले से बहुत अच्छी अप्रोच है, आप बहुत फिलोसफिकल हो, आप बहुत ज़्यादा रेशनल हो, तो आप इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। वो कहेंगे यू आर ए फेलियर। हालांकि बकिया कितनी चीज़ें हैं उसकी सिर्फ एक मेमोरी टेस्ट की वजह से उसकी मेमोरी अगर शार्प नहीं, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो हमें ये देखना, इंसान सिर्फ मेमोरी नहीं, इंसान सिर्फ ब्रेन भी सिर्फ मेमोरी नहीं, उसके अंदर और बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ होती है। तो हमें अपने एजुकेशन को रिडिज़ाइन करना पड़ेगा उस तरह से कि वो इंसान की बकिया जो उसके स्किल्स हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसकी सलाहियतें हैं, उसको किल ना करें। हम एजुकेशन सिस्टम को ऐसे अगर डिज़ाइन नहीं कर पाते तो हम देखेंगे 70 साल में, 73 ईयर्स में अभी तक हमने कितने बड़े नाम पैदा किए। साइंस के अंदर शायद हमारे पास कोई बहुत बड़ा दुनिया के अंदर नाम नहीं है। अगर हम आर्ट्स के अंदर देखा जाए, कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, शायद 2, 4, 5 के अंदर। फिर इसी तरह आगे हम चलते हैं, सोशल साइंसेस के अंदर कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, बिजनेस के अंदर बड़े नाम नहीं हमारे पास बहुत बड़े। और जो कोई 2, 4, 6 नाम हैं, वेरी सॉरी टू से, अभी मुझे इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करने दीजिएगा, हमने उनको हीरो नहीं रहने दिया। क्यों नहीं रहने दिया? आप ही से मैं कंटिन्यू करूंगी, मुझे ब्रेक के जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, वासिल से डिस्कशन के सिलसिले को आगे।
जी, मौजूदा दौर में आला तालीम के साथ साथ हुनरमंदी की अहमियत को हम डिस्कस कर रहे हैं और ब्रेक पे जाने से कबल हम वासिल से गुफ्तगू करते जब हमने कहा था कि वापस आएंगे तो उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। जी वासिल। जी अच्छा, अभी बात कर रहे थे कि हम बच्चों के हवाले से कि उनको इतने % एजुकेशन ऐसे 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 सारी चीज़ें करनी चाहिए जाए, तो उसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि जो सक्सेस स्टोरी है वो उनको दी जानी चाहिए। सही। हमारे यहाँ ये कि अगर बड़े नाम है, फॉर एग्जांपल अभी हम चले जाए, मैं आर्ट की फील्ड में बात करता हूँ या साइंस के हवाले से बात की जाती है, हमें शायद केमिस्ट्री में पाकिस्तान का कोई बड़ा नाम हो, हमें शायद किसी को पता नहीं है अच्छा केमिस्ट्री में कौन पाकिस्तान का बड़ा नाम है, ज़ूलॉजी के अंदर कोई किसी की रिसर्च हो हमें किसी को नहीं पता, बॉटनी के अंदर शायद किसी का नाम हो नहीं पता, तो ये बिजनेस आइकन जो पाकिस्तान में 10 लोगों के नाम बता दिए, आर्ट के अंदर बता दीजिए, कोई अच्छे पेंटर्स के नाम बता दिए 10 लोगों को, शायद जिन्होंने मास्टर डिग्रीज की हुई हैं उनको भी नहीं पता। अच्छा, अब ये उनके बारे में मजीद जानना, उनके हालात ज़िंदगी कैसे थे, उनकी सक्सेस स्टोरी किस तरह की थी, उनको जानना तो बहुत बात की बात, हम उनके नाम से वाकफ भी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है हमारे मीडिया की भी कि हम उनको थोड़ा सा हीरो बनाएं और जो इस वक्त लोग मौजूद हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएं, देखें सब लोगों के सामने वो आए सक्सेस स्टोरी, ताकि इंस्पिरेशन हो। मसला यह है कि जो हम फीड करेंगे ना इंफॉर्मेशन में बच्चों के, वही वो कल हम उनसे उम्मीद रखें, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होगी। बच्चे ना बिल्कुल एक साफ शीशे के मानी होते हैं, जैसी रोशनी उनके ऊपर आके पड़ेगी उसी इंटेंसिटी के साथ और उसी एंगल के साथ वो रिवर्स होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन्हें तो कांटे दे रहे हैं और वापसी में वो आपके ऊपर फूल बरसे, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन वासिल फिर वही बात आती है सोच की और उन माइंडसेट्स को जो है वो कंट्रोल करने की कि वालिदैन किस तरह से बच्चों को ये इजाज़त दे सकते हैं, जबकि वो ये देख रहे हैं कि मेरे भाई का बेटा क्या बन रहा है, अगर वो डॉक्टर बन रहा है तो उसकी ज़िंदगी सिक्योर है, मेरे साथ वाला क्या है। मैं अपने बच्चे को अगर आज इजाज़त दे देता हूँ और वो किसी ऐसे प्रोफेशन का इंतखाब कर लेता है जिसमें हमें लगता है कि शायद वो एक्सेल नहीं कर सकता, तो फिर उसका फ्यूचर तो ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी इस वाले से बात करूँ, भाई का बेटा या हमसाए का बेटा या उसका बेटा या इसका बेटा ऐसा कर रहा है तो मेरा बेटा ऐसा क्यों नहीं कर रहा, तो अगर आपके बेटे ने भी ऐसा ही करना था तो अल्लाह पाक ने इसको पैदा ही क्यों किया, वो एक ही काफी था। अल्लाह ने उससे वो जिम्मेदारी दी, वो काम करवा रहा है ना उससे। तो आपकी तखरीर का मकसद आपका इनफरादी है, उसकी तखरीर का मकसद उनका इनफरादी था। जब हम ये तकरीर की तरफ लेके जाते हैं ना कि फॉलो, तो फिर जो फॉलो की तरफ हम उन्हें लेके चलते तो कभी लीड नहीं कर सकते, और ये फिर इनफरादी रवैया खानदानी रवैये में बदलता है और खानदानी रवैया समाजी रवैये में और समाजी रवैया फिर कौमी रवैये में बदलता है, और फिर हम बाज़ीत मजमूई एक तकरीर करने वाली गुलाम किस्म की कौम बन जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे स्टेप फॉरवर्ड है, लीड करें, नहीं ठीक है उसका बच्चा ऐसा है, उसके इंटरेस्ट ये था, वो ऐसा करने दीजिए, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे का ये इंटरेस्ट है, वो ये करना चाहता है, हो सकता है ऐसी फील्ड अभी मुमकिन ही ना हो कहीं हो, वो एक नई फील्ड बना ले, पॉसिबल है ना, नए रास्ते बना ले जहाँ पे बकिया लोग तकरीर करें, उनके पीछे आए, सब कुछ आगे चलते जाए। कितनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने वो खुद अपना एक नया जहां पैदा किया है और बकिया लोग आए, उन्होंने आके उसको फॉलो किया और वो भी सक्सेसफुल हुए उसके ऊपर जिन्होंने पहले किया हुआ था। तो थोड़ा सा हमें अपने ये जो दिमाग ने इसके बंद दरवाजों को खोलना चाहिए, जरा विंडो खुल जाए, हवा आएगी ताज़ा, तो हमें भी शायद थोड़े से ज़िंदगी के अंदर खुशगवार लम्हात मिल जाए। बस होते दिगर मिज़री को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं। हमारा पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि नफ्सियाती तौर पर ना हम हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हम अपने कौमी रवैयों में, समाजी रवैयों के अंदर मिज़री को ना बड़ा आइकन बना के पेश करते हैं, हमदर्दी, इस तरह से वो खबर बड़ी जल्दी आएगी, ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर आएगी जिसके अंदर मिज़री होगी, हमदर्दी होगी, ऐसे, और जहाँ पे सक्सेस स्टोरी होगी साथ ही क्राइम, ये इसने क्राइम किया होगा, इसने ऐसा गलत किया, वरना तो हो ही नहीं सकता। ऐसा जब वो हो नहीं सकता ना, तो फिर उनके लिए कम से कम ऐसा कभी नहीं सक्सेस पॉसिबल। शायद ये सोच नौजवान बदल सकते हैं, नौजवान। आखिरी बात छोटी सी, इंसान जो सोचता है ना, सबसे पहले ये, और सोच का इख्तियार इंसान के पास है कि वो क्या सोचे, यही सबसे बड़ी उसकी आज़ाद दुनिया है, एक्ट का शायद नहीं है। सोच का जो इख्तियार है ना, तो उसके मुताबिक सबसे पहले जो उसकी अपनी एनर्जीज है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एनर्जीज ना, उसके मुताबिक बिहेव करना शुरू कर देती है। अगर मैं खौफ में रहूँगा ना, तो मुझे अगर कहीं खौफ नहीं भी होगा ना, तो मुआशरे में कहीं ना कहीं से खौफ आ जाएगा। अगर मैं यकीन के साथ चलूंगा ना, तवक्कुल के साथ चलूंगा, तो मुझे यकीन और तवक्कुल के ही दरवाजे मिलेंगे। जैसा गुमान हम रखेंगे, जैसा ख्याल हम रखेंगे, जैसी नीयत हम करेंगे, वैसे ही हम अमाल हमारा इंतजार करे होंगे। और यही हदीस है में, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत ही अमल की बुनियाद है। नीयत को आज पॉजिटिव कर लीजिए, बेहतर कर लीजिए, उस पर यकीन रखिए,
अमाल आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप तरक्की करेंगे। बहुत खूब बात। अब नौजवानों को क्या करना है, क्योंकि वालिदैन के हवाले से भी डिस्कशन हो गई, टीचर्स के हवाले से भी हो गई, नौजवान खुद कब सोचेंगे अपने बारे में इब्राहिम? आई थिंक नौजवानों को सिर्फ, जिस तरह वासिल ने भी बात की, सोच को वसी करने की ज़रूरत है। और सोच आप कैसे वसी कर सकते हैं, आप एक्सपोजर लें, एक्सपीरियंस करें चीज़ें, आप लोगों से मिलें। और आप एक बात अपने पल्ले बांध लें कि अगर आप कमरे में सबसे ज़्यादा ज़हीन हैं तो आप गलत कमरे में हैं। आप अपना कमरा बदलें, छोड़ें, उस कमरे में जाएं जहाँ पे आपका कोई नहीं जानता, और आप वहाँ से और सीखें और बढ़ें। सही। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, एक दफ़ा रिपीट दोबारा कर देता हूँ कि छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसे ही। तो अपनी सोच को ज़रा प्लीज़ खुला रखें और उसको बढ़ने पे काम करें। ज़रूरत और अपनी चाहत में फ़र्क करना सीखें। जो चाहत है, मेरी जो वांट है वर्सेस मेरी जो नीड है, इसमें ज़रा डिफरेंस रखें। सही। उसकी वजह यह है कि देखें, ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें जो हैं, चाहते जो हैं, वो बादशाहों की भी रह जाती हैं। ऐसे ही। और बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक हफ़्ते गए और आपने डेली जिम में एक हफ़्ते में 50 किलो वज़न उठाया तो आप एक हफ़्ते बाद तंदुरुस्त हो जाएंगे, बॉडी बन जाएगी, वेट लूज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सही। आपको रोज़ जाना है, रोज़ 1 घंटा मेहनत करनी है। इसी तरह से अपने स्किल्स हैं और अपनी सोच पे भी आपको रोज़ काम करना है। आप कभी कोई ब्रेक ले सकते हैं, आज नहीं दिल कर रहा कुछ पढ़ने का, सुनने का, देखने का, फ़ाइन, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली करना है। आप ये नहीं कह सकते जी मैंने एक ही दिन में 12 सेब खा लिए, तो जो पुरानी कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो ऐसा नहीं है। आपको डेली अपनी रूटीन, अपनी डाइट अच्छी रखनी है ताकि आपको बीमारियां कम से कम हो। इसी तरह से वो स्किल जो आपने सीखनी है, उसमें परसिस्टेंस इज़ द की। आपके पास इंटरनेट की दुनिया, मेरा नहीं ख्याल 8वीं 9वीं के बच्चे के पास आज शायद ही कि मोबाइल ना हो, सबके पास स्मार्टफोन है, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स शो करते हैं और अजीब से फ़ोटोशूट करते रहते हैं। वहाँ पे आप गूगल करके एजुकेशनल जो जितने भी टूल्स हैं सीख सकते हैं। गूगल ने कोविड में एजुकेशनल टूल्स फ्री कर दिए हैं, तो आप जाएँ, जाके वहाँ से सीखें, अपने आप को, अपनी सोच को बढ़ाएं, देखें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसको किस तरह से कस्टमाइज़ करके आप पाकिस्तान में ला सकते हैं। कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो आपको कारोबार स्टार्ट करने में मदद दे सकते हैं, कहाँ से आपको कर्जा या इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकती है। ये सारे वो काम है जो आपको बजाते खुद करने। तो मैं हमेशा से, ये मेरा मानना रहा है कि एहसास ज़िम्मेदारी खुदा ताला की बेहतरीन ज़िम्मेदारी में से एक है, कोशिश करें वो आप में पैदा हो जाए। एक आखिरी बात जो हम पेरेंट्स के भी कर रहे थे, जब हमने भी वासिल भी बात कर रहे थे कि वो जो दूसरे का बच्चा ये करे तो मेरा बच्चा भी ये करे ताकि वो स्टेबल हो जाए। बराए मेहरबानी सबसे दरख्वास्त है, जो भी ये देख रहे हैं प्रोग्राम, कि खुदा बनने की कोशिश ना करें। राज़िक आपका खुदा ताला है, आपका मैनेजर, आपका डायरेक्टर, आपका कंपनी का हेड नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर हैं तो जी आप स्टेबल हो जाएंगे, तो ये अल्लाह ताला माफ़ करे, आप राज़िक बनने की कोशिश करें, आप इसमें ना पड़ें। ये बात पल्ले बांध लें कि आपका और मेरा मौत का फरिश्ता लेट हो सकता है, आपका मेरा रिस्क का फरिश्ता लेट नहीं होगा। सो वो काम करने दें, एज लॉन्ग एज वो सोशली, वर्बली, फिज़िकली, इमोशनली किसी को हर्ट नहीं कर रहा, किसी के लिए नुकसान का बाइस नहीं है, तो उनको एक्सपेरिमेंट करने दें। अब वो इजाज़त कैसे लेनी है, उस पर बात हम पिछले सेगमेंट में मैं आपको बता चुका हूँ, आपने कैसे केस बिल्ड करना है, और एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके देखें और खुद राज़िक बनने की कोशिश ना करें। आपका रिस्क वहाँ से आता है, वो आ जाएगा। बेशक, बहुत अच्छी बात आपने की। नौशीन, अब जिम्मेदारी अगर बात की जाए कि किसकी है, तो शायद जहाँ नौजवानों को हम डिस्कस करें, वहीं एक खातून को डिस्कस करना, एक औरत को डिस्कस करना, एक माँ को डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि माँ जिसका सबसे ज़्यादा टाइम अपनी औलाद के साथ गुजरता है, वो अगर वक्तन फ़वक्तन अपने बच्चे में ये तमाम तर क्वालिटीज़ इनकलकेट करे कि सिर्फ उसने डिग्री होल्डर नहीं बनना, सिर्फ उसने तालीम हासिल करके एक अच्छी जॉब नहीं लेनी, वो जॉब क्रिएटर भी बन सकता है, वो छोटे छोटे मौके दूसरों को भी दे सकता है, ताकि मिलकर हम इस माशरती तरक्की का हिस्सा बने। बिल्कुल, मुझे आपके इस सवाल से वो याद आ गया, रस्तू ने कहा था कि अगर आप एक मुझे अच्छी माँ दे दें तो मैं आपको अच्छा मुआशरा दे दूँगा। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है, माँ वो सबसे पहला स्कूल होता है बच्चों का, जहाँ से वो बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। तो इस वही चीज़ कि माएँ अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस वहाँ से दे देती हैं, बच्चों में एक उनको लिबर्टी, एक उनको सोच वहाँ से बच्चे की डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, उसको इंडिपेंडेंस मिलती है, उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है अपनी ज़ात के ऊपर कि ठीक है मैं कुछ करूँगा और जो मैं करूँगा वो सही होगा। तो सबसे पहले जो रिलेशन है वो बच्चे और पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस अपने बच्चे में भी होना चाहिए कि अगर ये हमारा बच्चा है तो हमारी तरह ये गुड डिसीजंस ही लेगा और इंशाल्लाह ये लाइफ में जाकर अच्छी चीज़ ही करेगा। तो वही चीज़ कि शायद बच्चे को भी इतना अपने आप को डिफेंड ना करना पड़े बाद में, अगर माँ बाप अंडरस्टैंडिंग हो कि ठीक है मुझे ये करना है, मुझे ये फील्ड लेनी है, तो एक जगह जहाँ पे आप आज़ादी दो बच्चे को, तो आपको यकीनन उसका आउटकम अच्छा ही मिलता है।
फिर वहाँ पे सबसे पहले माँ, उसके बाद आपको एजुकेशन, आपका एजुकेशन सिस्टम कुछ अच्छा मिल रहा है, जहाँ पे बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, वहाँ पे उसके सीख रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, तो यकीनन हमारा एक मुआशरा कामयाब मुआशरा ही बन सकता है इसमें। बिल्कुल बन सकता है और इसके लिए हमने ही किरदार अदा करना है। वासिल, एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आगे बढ़िए, खुद चलिए, सहारे छोड़ दीजिए। क्या बात है, यही खूबसूरत बात है। नौशीन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले अपनी ज़ात पर एतमाद करना सीखिए। जहाँ पे आप अपनी मैं मार के अपना कॉन्फिडेंस सामने लाएंगे, वहाँ पे आपकी कामयाबी स्टार्ट हो जाएगी। यकीनन कामयाबी ही जो है वो हमारा मुकद्दर होगी अगर हम एफर्ट करेंगे। इब्राहिम, आपका क्या पैगाम है नौजवानों के लिए? सिंपल सा पैगाम है, कोशिश ज़रूर कीजिए। बगैर कोशिश किए सुनी सुनाई बातों की वजह से अपना डिसीजन ना, अपने करियर का, अपनी ज़िंदगी का ना चुनें। आप कोशिश करके देख लें, या तो आपका जो अजम्पशन है वो ठीक हो जाएगी या वो गलत साबित हो बिल्कुल, जाएगी। या तो आप कोई ना ज़रूर कोई सबक ज़रूर सीख लेंगे। यही पैगाम है। इसी के साथ आज के जो प्रोग्राम है उसका इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा जितने भी सोल्यूशंस और सजेशंस आज डिस्कस हुए वो आपके लिए कितने यूज़फुल रहे, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने